शाम को एक परेशानी हो गई। मुझे अहमद अली की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि वो तावीज़ ज़रूर अपने पास रखना। अस्पताल जाने से पहले मैंने तावीज़ को अपने लिबास में रखने के लिए वो कोट तलाश किया जिसकी जेब में तावीज़ था, लेकिन कोट मेरे वार्डरोब में नहीं था। पहले मैंने उसे तलाश किया, फिर वालदा साहिबा से पूछा। उन्होंने जवाब दिया वहीं हैंगर में था, मुझे नहीं मालूम। इसके बाद सारे घर में कोट तलाश कर लिया गया। सारी मालूमात हासिल कर ली गई कि कहीं वो ड्राई क्लीन के लिए तो नहीं दे दिया गया, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। कोट गायब था। तावीज़ के बारे में किससे पूछता, लेकिन एक ख्याल ने दिल में जगह बना ली। कोट बिला वजह नहीं गायब हुआ। कुछ पुरस्कार कुव्वतों ने वो तावीज़ मुझसे दूर किया है, मगर क्यों? क्या मुझे नुकसान पहुंचने वाला है? ये मुसलमा हकीकत थी कि जो वाक़यात पेश आए थे वो मामूली या वहम नहीं थे। अहमद अली ने अपने इल्म के मुताबिक बहुत तफसील बताई। वैसे भी मैं काले जादू के बहुत से अमल देख और सुन चुका था। सड़कों पर बेशुमार काले जादू के माहिरों के कारोबार बिखरे हुए थे। अखबारों में उनके इश्तिहारात छपते थे। कुछ तो होगा। काले जादू के तोड़ के दावे भी नजर आते हैं, लेकिन पहले कभी कोई ऐसा अमल नहीं देखा। कर्ज के तावीज़ के साथ कोट भी गया। कोट गालिबन इसलिए गुम हुआ था कि काली नापाक कुव्वतें उस पाक तावीज़ को हाथ नहीं लगा सकती होंगी। अस्पताल में रात की ड्यूटी बड़ी बेजार कुन होती है, लेकिन इसके साथ ही अब हल्का सा खौफ का एहसास भी शामिल हो गया। अब जब हालात से आगाही हुई थी तो सब कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उस दिन डॉक्टर सायरा का वाकया, वो कौन था जो सायरा के रूप में आया और बिल्ली के मुर्दा बदन में दाखिल होकर भाग गया? इस बार फिर सायरा की ड्यूटी मेरे साथ लगी थी। आज मैं उस सुनसान कॉरिडोर में नहीं आया था जो मेरी पसंदीदा जगह थी और जिसके बाहर तारीक रात बिखरी थी। कोई खास काम नहीं था। एमरजेंसी में भी हालात नॉर्मल थे। ड्यूटी रूम में बैठा था कि डॉक्टर सायरा मेरे पास आ गई। जनाब कामरान साहब, खैरियत? कोई काम नहीं है, फिर भी आप यहाँ नजर आ रही हैं। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, उसने आदत के मुताबिक कहा। हालांकि कॉरिडोर हमेशा आपके दम से आबाद रहता है और सबका ख्याल है कि उस कॉरिडोर से आपका लगाव बिला वजह नहीं है। कोई भूली बिसरी याद उससे ज़रूर वाबस्ता है। खैरियत डॉक्टर सायरा? आप खिलाफे तवक्को आज कुछ रोमांटिक हो रही हैं, मैंने खुश दिली से कहा। वो तो मैं हमेशा से हूँ, आपने गौर नहीं किया, ये अलग बात है, डॉक्टर सायरा ने कहा। फिर जल्दी से बोली, कोई मसरूफियत तो नहीं है? नहीं, क्यों? मुझे भी फुर्सत है, आप वहाँ जाकर बैठें, मैं नियाज खान से कॉफ़ी के लिए कहकर आती हूँ। ओके? उसने अपनी आदत के मुताबिक कहा और आगे बढ़ गई, जैसे मुझे उसकी बात ज़रूर माननी है। मैं एक गहरी सांस लेकर कॉरिडोर के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया। हालांकि बिल्ली के वाक़ये के बाद मुझे उस जगह से किसी कदर खौफ महसूस होने लगा था। वहाँ बैठा तो फिर गुजरे वाक़यात याद आने लगे। उस सतून की तरफ निगाह उठ गई जहाँ मकड़ा नजर आया था और इंसानों की तरह बोला था। बदन में होने वाली सनसनी को नहीं रोक सका। बैठते ही महसूस हुआ जैसे एक अनोखी ठंडक बदन में सरायत कर रही है। बाहर फैली रात में कुछ साए से चलते नजर आ रहे थे, जैसे कोई इधर से उधर जा रहा हो। दिल चाहा कि उठकर ड्यूटी रूम की तरफ दौड़ लगा दूं। सायरा आती नजर आई तो जान में जान आई और मैं इंतजार करने लगा। सायरा करीब आकर बैठ गई, फिर मुस्कुराकर बोली, आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है कामरान जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भी यही लगता है। फिर आप रोमांस के बारे में क्या जानती हैं? मेरा मतलब है आपने कहा था कि मैं रोमांटिक हो रही हूँ, आपको कैसे पता चला? गैर शऊरी तौर पर कह दिया था, मुआफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा। और डॉक्टर सायरा को जैसे मेरे अल्फाज सुनकर मायूसी हुई। मैंने दूसरी तरफ देखा। कैंटीन का वेटर कॉफ़ी के बर्तन लेकर आ रहा था। ये नियाज खान नहीं था। ये कौन है? मैंने पूछा। नया वेटर है। नियाज खान आजकल दिन की ड्यूटी पर है, सायरा ने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा। वेटर ने करीब आकर बर्तन रखे और फटी फटी आवाज़ में बोला, आपको डॉक्टर अरसलान एमरजेंसी में बुला रही हैं, डॉक्टर नी साहिबा। हैं? सायरा चौंक पड़ी, फिर जल्दी से खड़ी होकर बोली, सॉरी कामरान साहब, आप कॉफ़ी लें, पता नहीं मुझे कितनी देर लगेगी। ये कहकर डॉक्टर सायरा उस तरफ चल पड़ी जिधर एमरजेंसी का रास्ता था। मैंने गहरी सांस ली, फिर कॉफ़ी की तरफ मुतवज्जा हो गया। कॉफ़ी पॉट पर टी कोज़ी चढ़ी हुई थी। प्याली का गर्म पानी मैंने दूसरे बर्तन में डाला और फिर वेटर से कहा, ठीक है, तुम जाओ। ये कहकर मैंने टी कोज़ी हटाई, कप में कॉफ़ी उंडेली, लेकिन शदीद बदबू का ऐसा भभका नाक से टकराया कि चक्कर आ गया। कॉफ़ी की केतली से काले बदबूदार खून की मोटी धार निकलकर प्याली भर रही थी। ये बदबू उसी से उठ रही थी। बामुश्किल तमाम मैंने केतली रखी। मेरे अज़ा मफलूज हो गए। उठने की कोशिश करता तो उठ भी नहीं सकता था। तभी पास खड़े वेटर की आवाज़ उभरी, भोरिया चरण है हमारा नाम, मियाँ जी।
संसार में काले ज्ञान के सबसे बड़े धर्मकारी हैं काली के दास। तुमसे बातें करनी हैं, इसलिए आए रहें तो हार पास। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा बदन मेरा नहीं रहा था। मैंने बेबसी से उसे देखा। मेरी बेनाई मुतासिर हुई थी, या उसका चेहरा ही कोहर में लिपट गया था। उसके नकोश धुंधला गए थे। मैं आंखें फाड़ कर रह गया। उसकी आवाज़ फिर उभरी। सहारनपुर में तुम्हारा बाप दौलत कमाने के लिए मारा मारा फिर रहा था, हमें मिल गया। हमने उसे कहा, मसूद भैया हमसे सौदा कर ले, एक छोटा सा काम हमार कर दे, हम तुझे दौलत के ढेर में दबा देंगे, इतना माल देंगे कि तू हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रईस बन जाएगा। मान लिया उसने। पर जब हमारा काम करने गया तो नीयत बदल गई। उसने हमारा काम ना किया, हमारी तो जान जल कर रह गई। वो लोग जो हमें खंडोला देखना नहीं चाहते थे उसके साथ लग गए और हमारा एक जन्म नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अरे कौन सा बड़ा काम था, पीर फगनवा के दरबार हमें पहुंचा देना था और बस सब ठीक हो जाता। पर हाय हाय, ना ही मानी हमारी बात। बस फिर वो रहा और हम, बीच वाले ऊका भड़काते रहे और हम दोनों का नाश हो गया। बात यहाँ तक आ गई। देख बालिक, हम खंडोला तो बनेंगे जरूर, आज नहीं कल। हम तो इतना जानत के परम तिवारी ने तो हर जन्म भी हमारे साथ में कराई है। तो हर बाप चल बसा, हमारा काम अधूरा रह गया। सुन बिटवा, संसार का हाल अक्ल की आंख से देख। सब एक दूसरे का गला काट के जी रहे हैं। तू भी इसी संसार का बासी है। अपने लिए सोच, खुश रहेगा। हम तुझसे एक सौदा करना चाहते हैं। तू डॉक्टर है ना, लोगन का इलाज करे है। अगर हम तेरी मदद करें और तू सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए तो कैसा रहे? बोल, ई करी है। पहले हम अपना वचन पूरा करेंगे, फिर तू हमारा काम कर देना। बोल, करता है सौदा? सारे काम हम करेंगे, बाद में तू हमारा काम कर देना। हम तो खंडोला बन ही जाएंगे किसी न किसी तरह। अभी हमारा जन्म पूरा नहीं हुआ है, उधार के शरीर लिए फिरे हैं। एक पायल और मिल जाए तो अपने शरीर में आ जाएंगे। उसके बाद हमारी तेरी दोस्ती चलेगी। अपना शरीर अपना ही होवे है। उस दिन तोरे सामने पहले तुम्हारी डॉक्टरनी का रूप धारण किया, फिर बिल्ली के रूप माँ। यहाँ से भाग्य तो ससुरा एक कुत्ता पीछे लग गया और जख्मी होने से बचे। अब ई तुम्हारा नौकरवा हाथ लगा है, असली नौकरवा। एक कोने में बेहोश पड़ा है। हम जाएंगे तो वो होश में आ जाएगा। चलते हैं, पर तेरे मन में कोई बात आए तो हमसे पूछ लेना, जवाब देंगे। जात हैं। वो चिराग की तरह बुझ गया और मैं आंखें फाड़ता रह गया। बहुत से सवालात जहन में आ रहे थे, मगर उसके सामने जुबान ही नहीं खुल सकी। एक और हैरतनाक अमल हुआ। कॉफ़ी के बर्तनों से उठने वाली बदबू एकदम काफूर हो गई और उसकी जगह सौंधी सौंधी कॉफ़ी की खुशबू महकने लगी। लेकिन जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद ये कॉफ़ी मेरे लिए हराम हो गई थी। मैंने दोनों हाथों से सर थाम कर आंखें बंद कर लीं। दिमाग बुरी तरह सनसना रहा था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी एक आवाज़ करीब से उभरी और मैं उछल पड़ा। खैरियत डॉक्टर कामरान? आवाज़ डॉक्टर सायरा की थी, जिसके आने का मुझे पता ही नहीं चल सका। आपकी तबीयत ठीक है? मैंने बेयकीनी के से अंदाज में सायरा को देखा। वो सायरा है भी या नहीं? सायरा बोली, डॉक्टर कामरान? सॉरी डॉक्टर सायरा, बस शायद अचानक नींद आ गई थी। मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा और संभल कर बैठ गया। कॉफ़ी तो बर्फ़ हो गई। एक बात बताऊं? जी। डॉक्टर अरसलान तो आज आए ही नहीं। पता नहीं कैंटीन के नए मुलाजिम ने झूठ क्यों बोला। दूसरी कॉफ़ी मंगवाऊं? नहीं, आप प्लीज़ ये कॉफ़ी फ़ौरन फेंक दें। इसमें कोई कीड़ा पड़ा हुआ था, शायद मकड़ी। ओह माय गॉड, डॉक्टर सायरा ने मुंह बनाकर कहा। फेंक मैं इसे खुद देता। मैंने उठने की कोशिश की तो सायरा जल्दी से उठ गई। उसने कॉफ़ी फेंक दी। मंगवाऊं, पिएंगे? सायरा ने पूछा। नहीं, मेरी तबीयत में कॉफ़ी से मकड़ी निकलते देखकर फितूर आ गया है, मैंने कहा और सायरा खामोश हो गई। मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। खुदा खुदा करके सुबह हुई। घर वापस आ गया। दिलो दिमाग पर शदीद बोझ था। भोरिया चरण का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ याद आ रहा था। यह हकीकत थी कि मैं अपने बाप का हमशक्ल था, लेकिन उसका दूसरा पहलू बहुत अजीब था। इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि अहमद अली के पास जाकर उन्हें हाले दिल सुनाऊं। उन्हें बताऊं कि उस नापाक वजूद ने बड़ी तफसील से मुझसे बात की है और मुझे मेरे बाप के बारे में बताया है। दिल चाहा कि वालदा साहिबा से भी पूछूं कि हिंदुस्तान में क्या हुआ था, मगर वो इस कदर सीधी सादी खातून थी कि कोई तसल्ली बख्श बात नहीं बता सकती थी। आखिरकार तैयारियां करके लांढी चल पड़ा। भोरिया चरण से होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ जहन में गूंज रहा था। लांढी का तवील फासला तय करके मस्जिद नूर पहुंचा, लेकिन मस्जिद के सामने लोगों का हजूम देखकर ना जाने दिल को क्यों अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कार चाय खाने के पास रोकी और नीचे उतर आया। चाय खाने के एक बैरे को रोककर मैंने पूछा, क्या हुआ इधर? खैर तो है? हाँ जी, मौलवी अहमद अली फौत हो गई हैं।
बैरे ने अफसुर्दगी से कहा और मेरे दिल की हालत अजीब हो गई। नाकाबिल यकीन बात थी, अहमद अली की सेहत बहुत अच्छी थी। बमुश्किल मैंने बैरे से पूछा, कैसे, क्या हो गया था उन्हें? बस जी, मस्जिद के हुजरे में अकड़े हुए मिले थे। मौत के 1000 तरीके हैं साहब जी, जैसे भी आए। रात को किसी वक्त इंतकाल हुआ था। उस वक्त नमाज जनाजे की तैयारियां हो रही थीं। मैं उनकी तदफीन में शरीक हुआ। बड़ी अजीब कैफियत हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत करीबी अजीज रुखसत हो गया हो। घर वापस आया तो काफ़ी निढाल था। अस्पताल फ़ोन कर दिया कि आज नहीं आऊँगा, कुछ मसरूफियत है। रात को ठीक से खाना भी नहीं खाया। इत्तफाक से शमसा फूफी आ गई। वह मुझसे बहुत प्यार करती थीं। उन्हें देखकर मेरा दिल मचल गया। अपने कमरे में ले जाकर मैंने फूफी से कहा, मुझे अब्बू के माजी के बारे में बताइए फूफी जान, बहुत ज़रूरी है ये। खैर तो है। असल में पाकिस्तान आने के बाद भाईजान ने हम सब से कहा था कि माजी हिंदुस्तान में गुम हो गया है। प्यारा वतन, प्यारा पाकिस्तान, अब यही हमारा माजी, हाल मुस्तकबिल है। शमसा फूफी ने कहा, बराहे करम मुझे बताइए। हम सहारनपुर में रहते थे। अब्बू कारोबार करते थे। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी कि भैया को एक हिंदू साधु मिला जिसका नाम भोरिया चरण था। उसने मसूद भैया को सब्ज़ बाग दिखाए कि वह उन्हें करोड़पति बना देगा। वह एक जादू का पुतला एक बड़े बुजुर्ग पीर फागन के मज़ार पर पहुंचा दे। अल्लाह ने भैया के दिल में ईमान जगा दिया। उन्होंने मज़ार की बेहुरमती करने से इनकार कर दिया। भोरिया चरण जो मकड़ी बन जाता था, भैया का जानी दुश्मन बन गया। उसने जादू के ज़ोर से हमें तबाह बर्बाद कर दिया। भैया को फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन वह बच गए। लेकिन बहुत बुरे अहवाल हो गए। महमूद भाई, मामू रियाज और जितने थे सब तबाह हो गए। बड़ी मुसीबतें उठाई हमने, मगर भैया ने ईमान हाथ से ना जाने दिया। परसों हालात ख़राब रहे, फिर अल्लाह ने उनके दिन फेरे, सब बिछड़े मिल गए। भैया ने साधु को जान से मार दिया और हम सब अपने प्यारे पाकिस्तान आ गए। यहाँ महमूद भाई मिल गए और उन्होंने हम सबको संभाल लिया। ये है हमारी कहानी। बात तो समझ में आ गई। मैं वाले साहब का हमशक्ल था और जादूगर भोरिया चरण ना जाने किस चीज़ का माहिर बनना चाहता था। वो मेरे हाथों भी उस मज़ार की बेहुरमती कराना चाहता था, अपने किसी मज़मूम मकसद के लिए। अल्लाह ताला के फजल से मैं मुसलमान था और बुजुर्गाने दीन की बड़ाई और तकद्दुस पर भरपूर ईमान रखता था। मेरे दिल ने कहा कि जिस तरह वालिद साहब ने अपने ईमान को कायम रखकर दुनियावी मुफाद ठुकरा दिया, उसी तरह मैं भी उनकी पैरवी करूँगा। फूफी शमसा ने और भी बहुत सी बातें बताईं, जिन्हें अपने बिस्तर पर लेटकर मैं देर तक सोचता रहा। फिर नींद आ गई। अपनी ज़िंदगी में मैंने एक आध बार ही ख्वाब देखा था। आज मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने अहमद अली को देखा, जो उसी झोंपड़ा होटल में मेरे साथ बैठे थे। मुझसे कहने लगे, पहले भी ऐसे बहुत से हालात से वास्ता पड़ा है जो बड़े मुश्किल थे। काफिर जिन जो बच्चियों को परेशान करते थे, उनसे नबुर्द आजमाई रही, लेकिन अल्लाह के फजल से महफूज रहा। वो तावीज़ एक बुजुर्ग कामिल का अतिया था। जो ही वह मुझसे दूर हुआ, नापाक कुव्वतें मुझ पर हावी हो गईं। भोरिया चरण को ख़तरा हो गया था कि मैं उसके रास्ते रोकने की कोशिश करूँगा। मस्जिद से बाहर तन्हा गली में मिल गया और मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर दबोच लिया। बस कहानी ख़त्म हो गई। एक काम करना बेटा, उसके इरादे बड़े नापाक हैं। वह मेरे जिस्म खाकी को कब्र से निकालकर उसे अपने जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हारे कोट को उसने तावीज़ समेत गायब कर दिया है। तावीज़ उसी कोट में है। वो तावीज़ को अपने नापाक हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए कोट गायब करके चौखंडी के कब्रिस्तान में एक पीपल के दरख्त की शाख में लटका दिया है। तुम अपना कोट वहीं से हासिल कर लो और उसे तावीज़ निकालकर मेरी कब्र के सरहाने 1 फुट की गहराई में दफन कर देना। मुझे गम है कि मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ ना दे सका। पता नहीं ख्वाब था या हकीकत। उसी वक्त आंख खुल गई, दिल बेचैन हो गया। वैसे ही अहमद अली की मौत का सख्त अफसोस था। एक ऐसी शख्सियत मिल गई थी जिससे मैं खुद को पेश आने वाले अनोखे वाक़यात पर तबादला ख्याल कर सकता था। और कौन था जिसे इस बारे में बताता? वही मसला था, लोग जिद्दत पसंदी के जुनून में रूहानी हक़ाइक़ का मजाक उड़ाते हैं, जबकि लम्हा लम्हा रूहानियत का वजूद मिलता है। और अब उसका गवाह मैं था। शमसा फूफी से वालिद साहब के बारे में भी इल्म हो गया, जो विरसे में एक शैतान जादूगर छोड़ गए थे। इस ख्वाब के बाद नींद आंखों से उड़ गई। बाकी रात जागता रहा, सोचता रहा, क्या इस ख्वाब में सच्चाई है या ये भी सिर्फ जहन की इख्तरा है। चलो इसका भी तज्जिया हो जाएगा। दिन में तो फुर्सत ही है। हाँ, ये अमल किस तरह करना है, इसके बारे में प्रोग्राम बनाना ज़रूरी है। दूसरी सुबह मामूलात में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़रूरियात से फारिग होकर तैयारियां की और गाड़ी निकाल कर चल पड़ा। बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी। एक ऐसे अमल में मसरूफ़ हो गया था जिसके बारे में ज़िंदगी भर नहीं सोचा था। जादू टूनों की कहानियाँ अखबारों और उनमें छपे इश्तिहारों के ज़रिए निगाहों में आ जाती थीं, जिन पर हंसी आती थी, लेकिन अब खुद इस सारे अमल से गुजर रहा था।
चौखंडी के कब्रिस्तान पहुंच गया, कार पार्क की और उतरकर पीपल का वो दरख्त तलाश करने लगा जिसकी निशानदेही ख्वाब में की गई थी। काफी दूर निकल आया और फिर एक तरफ निगाह उठ गई। एक छोटे से चबूतरे पर पीपल का दरख्त नजर आ रहा था और उसकी शाख पर मेरा कोट लटका हुआ था। पसीना आ गया। इस कदर हकीकतों का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता जो मुझे पेश आ रही थी, लेकिन इनमें ऐसे कोई बात नहीं थी जो ईमान को मुतजलजल कर दे। नापाक कुव्वतें शैतानी अमल होती हैं और शैतान की वजूद की मजहब तस्दीक करता है। धड़कते दिल के साथ पीपल के उस दरख्त के पास पहुंचा और चबूतरे पर चढ़ गया जो कोई 4 फुट ऊंचा था, लेकिन फौरन ही वापस नीचे कूदना पड़ा क्योंकि चबूतरे पर एक काला नाग बड़ा नजर आ रहा था। मैं चबूतरे से थोड़ा हटकर उसे देखने लगा। फिर मैंने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। बेहद भयानक मंजर था। सुनसान और खामोश टूटी फूटी बेशुमार कब्रें नजर आ रही थीं। फिर मैंने शाख पर लटके कोट का जायजा लिया। शाख ज्यादा ऊंची नहीं थी और मैं कोट पास आने उतार सकता था, लेकिन वह सांप। एक तरकीब सूझी। एक तरफ पड़ा हुआ कच्ची मिट्टी का ढेला उठाया और ताक कर सांप को दे मारा, लेकिन सांप में कोई जुम्बिश न हुई। तब मैंने उसे गौर से देखा और अंदाजा हो गया कि वह मुर्दा है। मैं दोबारा चबूतरे पर चढ़ गया। सांप वाकई मुर्दा था। कुछ फासले पर एक उल्लू और उससे कुछ दूर एक चील भी मुर्दा पड़ी थी। मैं उन्हें देख ही रहा था कि अचानक एक सरसराहट उभरी जो मेरे बिल्कुल करीब थी। मैं उछल पड़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि सरसराहट बहुत वाज़ेह थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रुख बदलकर उस सरसराहट का राज जानने की कोशिश की तो हलक से चीख निकल गई। वो काला नाग जिसे मैंने मुर्दा समझा था उस वक्त फन काड़े खड़ा था। मेरा उससे ज़्यादा फासला नहीं था। एक लम्हे में वह मुझ पर वार कर सकता था और यही हुआ। अचानक सांप ने अपनी जगह से हरकत की और उसके मुंह से ज़बरदस्त फुंकार निकली। मैं उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। सांप रुख बदलकर मेरे सामने आ गया। उसकी नन्ही नन्ही आतिशबार आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। उसने दोबारा अपनी जगह बदली और फिर मुझे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। मैं भाग भी नहीं सकता था क्योंकि खतरा था कि जैसे ही मैंने पीठ मोड़ी सांप मुझ पर पीछे से हमला कर देगा। जान बचाने की एक ही तरकीब थी कि मैं उसके सामने रहकर उसके हमलों से खुद को बचाऊं। सांप जिस अंदाज में मेरे सामने आया था उसकी वजह से मेरे और उस शाख के दरमियान फासला बढ़ गया जिस पर मेरा कोट लटका हुआ था। एक लम्हे में मुझे अंदाज़ा हो गया कि सांप कोट तक पहुंचने का रास्ता रोक रहा है। अब क्या करूं? अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि अचानक चबूतरे के नीचे से किसी जानवर ने छलांग लगाई और चबूतरे पर चढ़ आया। मैंने फटी फटी आंखों से उसे देखा। चंद लम्हे तक समझ में नहीं आया कि वो कौन सा जानवर है, लेकिन फिर मैंने उसे पहचान लिया। वो न्योला था जिसने ऊपर आते ही उछलकर सांप पर हमला कर दिया। सांप बेचैन हो गया। पहले उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं, लेकिन अब उसका रुख न्योले की तरफ हो गया। उसने न्योले पर फन मारा, लेकिन न्योले ने आसानी से उसका वार खाली कर दिया और सांप के जिस्म पर हमला किया। सांप ने बिलबिलाकर रुख बदला और दोबारा न्योले पर हमला किया, लेकिन न्योला उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला था। वो आसानी से उसके वार बचा रहा था और साथ ही मौका मिलते ही सांप के जिस्म पर हमले भी कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि सांप का फन पकड़ ले। साफ लग रहा था कि सांप खौफजदा हो गया है और फिर सांप ने हिम्मत हार दी। वह फन डालकर बुरी तरह भागा और चबूतरे से नीचे उतर गया। न्योला भी उसके पीछे दौड़ गया। दोनों गायब हो गए तो मेरी जान में जान आई। चंद लम्हों के लिए तो मैं यहाँ अपनी आमद का मकसद ही भूल गया। जब वो दोनों निगाहों से ओझल हो गए तो मेरे हवास जागे और मुझे अपनी यहाँ आमद का मकसद याद आ गया। मेरा दिल चाहा कि जहाँ वो दोनों नीचे गए थे वहाँ जाकर देखूं कि न्योले ने सांप का तिया पांचा किया या नहीं, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया कि आप फजूल सोच रहा हूँ। अपना काम करूँ और यहाँ से भागूँ। नई हिम्मत के साथ आगे बढ़ा और शाख के पास पहुँच गया। मुझे साफ लग रहा था जैसे नामालूम हवाएं मुझे हाथ बढ़ाने से रोक रही हों। ये पुरस्कार कुव्वतें चीख रही हों कि मैं कोट ना उतारूं, लेकिन मैंने आगे बढ़कर शाख पर हाथ डाला और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने उस ऊंची शाख को नीचे झुका दिया हो ताकि मैं आसानी से कोट उतार लूं, और मैंने कोट शाख से उतार लिया। एक अजीब सा एहसास मेरे रगों पैर में उतर गया, जैसे खुशी हुई हो, लेकिन फिर कुछ और भी हुआ। मुर्दा सांप को तो मैं देख ही चुका था कि वो असल में मुर्दा नहीं था, लेकिन जो ही कोट मेरे हाथ में आया अचानक ज़मीन पर मुर्दा पड़ा हुआ उल्लू फिड़फिड़ाया और फिर उसने करी चीख मारी और एकदम उड़कर पीपल के एक शाख पर जा बैठा। यही अमल चील ने भी किया। ये तमाम मनाजर खौफ से दिल की हरकत बंद कर देने वाले थे, लेकिन खुद पर गौर करने से एक नया एहसास और हुआ। वो ये कि इन माफूकुल अकल वाक़यात ने ख़ास हौसला पैदा किया है और खौफ का वो अमल अब नहीं रहा जो होना चाहिए था। गोया मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। आगाज़ उस वक्त से हुआ था जब मैंने जावेद अंसारी के बाजू के निशान को छेड़ा।
उसके बाद जो अनोखे वाक़यात अमल में आए वो नाकाबिले फरामोश थे और मैं उनका आदी होता जा रहा था। कोट की जेब की तलाशी ली तो तावीज़ उसमें मौजूद था। कोट लेकर चबूतरे से नीचे कूद आया। अब ना कहीं सांप था ना न्योला, हर तरफ एक पुरस्कार खामोशी तारी थी। मैं कार के करीब पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। वसवसे इंसान की फितरत का हिस्सा होते हैं। मैं हरचंद के अब मजबूत हो चुका था, लेकिन फिर भी धड़का लगा था कहीं कार के अंदर कोई खतरा ना हो, कोई और हरकत ना हो जाए। भोरिया चरण की तरफ से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेरे वालिद मसूद अहमद भोरिया चरण का शिकार होकर सारी ज़िंदगी मुश्किलात में फंसे रहे और अब ये अजाब मुझ पर आ पड़ा। लेकिन मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। भोरिया चरण मेरे पीछे लगा हुआ है, जिनके सबूत जगह जगह मिल रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्बत कुव्वतें मेरी निगरानी कर रही हैं। कार को एहतियात से चलाते हुए मैं इन तमाम बातों की तरतीब करने लगा। हाल ही के वाक़यात लिए जाएं तो तावीज़ कोट में रखा था कि कोट गायब हो गया, इसलिए कि भोरिया चरण के नापाक हाथ उसे छू नहीं सकते थे। ये तावीज़ अहमद अली को उनके मुर्शद ने दिया था ताकि वो बुरी रूहों से महफूज रहें, और उन्होंने अज़राहे हमदर्दी वो मुझे दे दिया। लेकिन बेचारे एक बुरी रूह का शिकार हो गए। वजह यह थी कि उन्होंने कहा था कि वो 7वां पायल भोरिया चरण को नहीं देने देंगे। भोरिया चरण ने उनका काम तमाम कर दिया और अब वो ये तावीज़ इसलिए अपने सरहाने दफन कराना चाहते थे कि भोरिया चरण अपने किसी जादुई अमल के लिए उनके मुर्दा जिस्म को हासिल करना चाहता था। ओह मेरे खुदा, कैसी खौफनाक कहानी है। उन्होंने मेरे ख्वाब में आकर कोट और तावीज़ तक रहनुमाई की। भोरिया चरण ने यहाँ भी मुझे तावीज़ तक पहुँचने से रोकने के लिए कोशिश की। सांप, उल्लू और चील मेरा रास्ता रोकने के लिए थे, लेकिन मेरी मुहाफिज कुव्वतों ने उसे कामयाब न होने दिया। ये यकीनन अहमद अली की रूह का कमाल था। रास्ता तय करते हुए मैं ये तमाम बातें सोचता रहा। फिर एकदम ख्याल आया कि मुझे ये तावीज़ मरहूम अहमद अली की कब्र के सरहाने 1 फुट की गहराई में दफन करना है। 1 फुट गहरा गड्ढा कैसे खोदूंगा? एक लम्हे सोचा, फिर कार में रखे टूल बॉक्स का ख्याल आ गया, जिसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस बात से इत्मीनान हुआ और मैं लांढी पहुंच गया। तदफीन में शरीक हुआ था, इसलिए कब्र मालूम थी। कब्रिस्तान के हाथे में कार रोकी, एक दुकान से फूल, अगरबत्तियां और माचिस खरीदी और टूल बॉक्स से लंबा पेचकस लेकर अंदर दाखिल हो गया। बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। कब्र पर पहुंचकर मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर कब्र पर फूल डाले और फातिहा पढ़ी और अहमद अली की रूह को इसाले सवा पहुंचाकर अपना काम करने कब्र के सरहाने बैठ गया। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पेचकस निकाल कर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उस वक्त अगर मुझे मेरा कोई शनासा देख लेता तो हैरत से पागल हो जाता, क्योंकि मैं काफ़ी नफासत पसंद शख्स था और एक मोअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक़ रखता था। एक बड़े हस्पताल का डॉक्टर ऐसे काम कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। गड्ढा तैयार हो गया और मैंने तावीज़ उसमें डाल दिया। फिर गड्ढे की मिट्टी बराबर करके मैं सीधा खड़ा हो गया। कुछ लम्हे रुका और फिर वापस चल पड़ा। एक अजीब सी थकन सवार हो गई थी। घर के हालात मामूल के मुताबिक थे, कोई ख़ास बात नहीं हुई। किसी को मालूम नहीं था कि मुझ पर क्या गुजर रही है और ये बातें किसी को बतानी भी नहीं थीं। रात को मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। रात की ड्यूटी में ज़्यादा वक्त फारिग ही होता था। मामूल के गश्त, उसके बाद आराम। कुछ डॉक्टर सो भी जाते थे, लेकिन मुझे इसकी आदत नहीं थी। आज ख़ास तौर से मैंने महसूस किया कि डॉक्टर सायरा कुछ खिंची खिंची सी है। वजह मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं इस बात से खुश था। अलबत्ता जब मैं ड्यूटी रूम में बैठा था तो एक दूसरी नौजवान डॉक्टर सना बेग मेरे पास आ गई। क्या हो रहा है डॉक्टर कामरान? उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, एक फ़ाइल देख रहा था। कुछ गुस्ताखी कर सकती हूँ? सना ने कहा। कीजिए, मैं तुर्की ब तुर्की बोला और वो हंस पड़ी। इजाज़त का शुक्रिया। डॉक्टर सायरा के बारे में कुछ कहना है? खैरियत? उसे दिल की तकलीफ हो गई है, सना ने कहा और मैं चौंक पड़ा। क्या? मैंने हैरत से कहा। कहाँ है वो? बुलाऊं? सना बदस्तूर शरारत से बोली और मैं उसके अंदाज पर गौर करने लगा। फिर मैंने कहा, आप मजाक कर रही हैं या संजीदा हैं? सॉरी, मुझे लग रहा है जैसे। अल्लाह, डॉक्टर कामरान, आप सिर्फ डॉक्टर हैं या इंसान भी हैं? वो बेचारी आपको हाले दिल सुना रही थी और आपने कान बंद कर रखे थे। आपसे कुछ रोमांस के बारे में बातचीत हुई थी उसकी और आपने बेइतनाई बरती थी। मुझे याद आ गया और फिर यह भी अंदाज़ा हो गया कि उसी दिन से डॉक्टर सायरा कुछ खिंची खिंची सी है। लेकिन इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने किसी कदर तलखी से कहा, कुछ शोबे ऐसे होते हैं डॉक्टर सना जो सिर्फ कारोबारी नहीं होते, बल्कि उनका ताल्लुक अहम इंसानी ज़िंदगी से होता है। हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, यही हमारा मनसब है। ज़रूरी नहीं है कि हम भी आम लोगों की तरह अपने जज्बात की पजीराई करें।
मुझे आपसे इख्तलाफ है डॉक्टर कामरान। बेशक हमारी जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम भी ऐसे घर से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हमारे प्यार के रिश्ते होते हैं और हम उन रिश्तों से इंसाफ करते हैं। हाँ ऐसा है, लेकिन चलें छोड़ें। मुझे अंदाज़ा हो गया। क्या? यही कि सायरा आपके दिल की गहराइयों को नहीं छू सकी। मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ एक आरजू है डॉक्टर सना, वो ये कि मैं एक बड़ा डॉक्टर बनूं। अच्छी बात है, सना ने कहा और बात ख़त्म हो गई। सना के जाने के बाद मैं अजीब से एहसास में खो गया। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी? मैं जिस शैतानी जाल में फंस गया हूँ उससे निकल सकूँगा? मुझ पर तो नागहानी पड़ी थी, तबीयत पर एक बोझ सा आ पड़ा और मैं मुज़महिल हो गया। इस गुफ्तगू से और उलझ गया। डॉक्टर सायरा ही की बात नहीं थी। जिंदगी के इस रुख की तरफ आज तक रगबत नहीं हुई थी। भाभियाँ बहुत से मंसूबे बनाती थीं मेरी शादी के, मेरी पसंद पूछती थीं, लेकिन मैं उन्हें टाल देता। बहुत से ऐसे मौके आए जब लड़कियों ने मुतासिर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की पजीराई नहीं की। बाहर गहरी तारीक रात फैली हुई थी। बेकरां सन्नाटा चीख रहा था। हरचंद के कॉरिडोर का वो हिस्सा जो मेरी पसंदीदा जगह थी अब मेरे लिए खौफ की अलामत बन गई थी और मैं रात में तन्हा वहाँ बैठने से गुरेज करने लगा था। लेकिन उस वक्त वहीं बैठने को दिल चाहा और मैं वहाँ जाकर बैठ गया। बहुत सी सोचें जहन में गर्दिश करने लगीं। बाहर फैली तारीकी में अजीब अजीब शक्लें नजर आने लगीं, लेकिन वो सिर्फ एहसास के साए थे। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद कोई छोटी सी शय मुतहरिक नजर आई और मैं चौंक पड़ा। ये मेरे एहसास का साया नहीं था, वो शय मेरी तरफ आ रही थी। देखते ही देखते वो कॉरिडोर की छत में लगे बल्ब की रोशनी की जद में आ गई और मैं हैरत से उछल पड़ा। वो मोना थी, मेरी प्यारी बिल्ली। उसने छलांग लगाई और कॉरिडोर की 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ आई। मैं खामोशी से उठ खड़ा हुआ और मेरे मुंह से निकला, अरे मोना, कहाँ चली गई थी तू? ये कहकर मैं आगे बढ़ा तो वो वापस नीचे कूद गई। मैं कॉरिडोर की दीवार के पास खड़ा हो गया और बोला, तू जिंदा है मोना? कहाँ गायब हो गई थी? मुझसे डर रही है? ऊपर आ। तब मैंने गौर से मोना को देखा और अचानक मेरे बदन में सर्द लहर दौड़ गई। बिल्लियों की आंखें रात में चमकती हैं। मैंने कई बार मोना की आंखें भी चमकती देखी थीं। वो कुदरती बात थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्यार होता था और वो सीधी मेरी गोद में आ बैठती और खुरखुर करने लगती। मोना की आंखें उस वक्त भी चमक रही थीं, लेकिन उनका रंग गहरा सुर्ख था और पुतलियां सीधी खड़ी थीं, लेकिन बस सब्ज रंग की लकीर जैसी। उन आंखों और चेहरे पर एक खूंखार सी कैफियत नुमाया थी। फिर उसके मुंह से एक करख्त आवाज़ निकली, मन तो चाहता है रे कि तेरा टेंटवा चबा लूं, काली माँ की सौगंध, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आवाज़ भूरिया चरण की थी। मेरा बदन खौफ से मुंजमद हो गया। वो फिर बोला, बात कर हमसे छोरा, हम तेरे बैरी नहीं हैं, बात कर हमसे। ना जाने कहाँ से मेरे अंदर हिम्मत की लहर सी उठी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। मैंने कहा, हाँ बोलो भूरिया चरण, आवाज़ भी तेरी अपने पिता जैसी है, हमसे दुश्मनी ना कर। काली माँ की सौगंध, ऐसी तबाही फैलाएंगे कि तू संभाले ना संभाल पाएगा। खुलकर बात करो भूरिया चरण। मैं वाकई अपनी हिम्मत पर खुद हैरान रह गया था। बहुत काम खराब कर दी है तुम्हारे उस मौलवी ने, पर अपनी जान खो बैठा। जो कुछ हम कहत रहे हैं उसे गौर से सुन। तुम अपने पिता के रास्ते पर मत चलो, हमें खंडोला बनना है और काली माँ के वरदान से ऐसा होकर रहेगा। पर तूने उस मौलवी के कहने पर रास्ता लंबा कर दिया, उसने हमारी गेल खोटी कर दी। अरे हम शंखा बन जाते तो तेरा काम शुरू हो जाता। मुझे बताओगे शंखा क्या होता है? मैंने पूछा। हाँ बता देते हैं। हम ऊपर आए रहन, हमका हाथ मत लगाई रहन, बैठ जा कुर्सी पर, वो बोला और मैंने उसकी बात मान ली। मैं पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया। तब भूरिया चरण मोना बिल्ली के रूप में ऊपर आ गया और बिल्लियों के मखसूस अंदाज में बैठ गया। उसकी आंखों में सुर्खी अब कुछ कम हो गई थी। फिर उसने कहा, शंखा तो थे हम, खंडोले बन जाते अगर तुम्हारा पिता हमें फगनवा द्वार पहुंचा देता, पर ऊ ना ही माना। उसने हमें मार दिया और हमारी शंखा शक्ति भी जल गई। पर काली के ज्ञान ने हमें नया जीवन दे दिया। काले जादू का ज्ञान मनुष्य को 3 जन्म देता है। अगर वो शंखा ज्ञान पा ले तो, और हमने वो ज्ञान पा लिया। तुम्हारे पिता ने हमारा जीवन छीन लिया। हमारी ज्ञान मुक्ति छीनना ऊके बस का बात ना थी। हमने फिर से जीवन पा लिया है रे। पर शंखा शक्ति की वापसी के लिए हमें 7 पायल मनुष्यों का खून पीना जरूरी है। 2 का पी लई था तो तू बीच में आ गया और हमारा काम रुक गया। पर एक फायदा भी हुआ, मसूद का परिवार हमारे सामने आ गया और हमका एक बार फिर उम्मीद बंद गई। पर एक काम गलत हो गई रे, वो मौलवी तू का मिल गया। उसने हमारा काम खराब कर दिया। उसने अपना जीवन हार दिया। हमने बदला ले तो लिया उससे, पर मरते मरते उसने हमें लूट लिया। हमारे बीनों ने हमें 4 पायल और दे दिए,
पर मौलवी ने 7वां पायल रोक दिया है। हाय रे, शंखा शक्ति लेकर हम तेरे साथ फिर खंडोले बनने का काम शुरू कर देते, पर उधर देर हो गई। सुन रे, हम आज नहीं तो कल अपना काम कर लेंगे और शंखा बन जाएंगे, पर तू तैयार हो जा, मित्र बन जा हमारा, दोस्ती कर ले हमसे। भवानी माँ की सौगंध, कुछ से कुछ बना देंगे तुझे। जितना जीवन बिताएगा राजा बनकर बिताएगा। एक बात बताओ भोरिया चरण, पूछ रे, तुम अहमद अली की कब्र पर भी कुछ करना चाहते थे? हाँ रे, उनकी हड्डियां निकालकर हम मंत्र पढ़ते तो शंखा बनने का काम हो सकता था। फिर तूने हमारे साथ दुश्मनी कर डाली। वो कैसे? वो तावीज़ ऊ के सरहाने गाड़ के, और अब वो तावीज़ भी वहाँ नहीं है। क्या मतलब? अरे, और मौलवी बहुत चालाक है। ऊने ओ तावीज़ नीचे ही नीचे अपनी कब्र माँ घसीट लिया रे, और वो अब उसके सीने के पास रहे। हम किसी मौलवी और मुसलमान की कब्र ना ही खोद सकते। हमने सोचा था कि तू से कहकर वो तावीज़ वहाँ से निकलवा लेंगे और फिर बाद में मौलवी की हड्डियाँ निकाल लेंगे। फर्ज करो वो तावीज़ वहाँ से निकाल लिया जाता तो तुम कब्र कैसे खोदते, जबकि तुम किसी मुसलमान की कब्र खोद नहीं सकते। बात करी है। बोरिया चरण की आवाज़ में तंज पैदा हो गया। अरे, सब तेरी तरह पागल तो ना ही रे, तूने आंखें बंद कर रखी हैं। तेरे ही धर्म वाले कब्रें खोद खोद कर 4 पैसे माँ मुर्दों के कफन, उनके दिल, जिगर, फेफड़े, सूखी हुई हड्डियां बेच देवे हैं। ये कौन सा बड़ा काम है? पर तूने वो तावीज़ मौलवी के पास पहुंचाकर सब काम खराब कर दई रे। पर ठीक रहे, हम भी काली माँ के दास रहें। मौलवी की सारी चालें फेल कर देंगे। एक पायल और मिल जाए, फिर देखना हमारी शक्ति। मौलवी बहुत चालाक है, उस पर भी वार कर दिए हैं। देखते हैं वो कितनी दूर जाएगा। पर तू से एक बात कहें? कहो। हम शंखा शक्ति पा लें तो तू हमारा साथ देना। काली माँ की सौगंध, तू का संसार माँ इतनी इज्जत दिलवाए रहे कि जीवन भर याद रखेगा। तूने एक बात कही थी अपने घर माँ, याद है क्या? तूने कहा था कि तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहे है। चल ठीक है, हम तू का बहुत बड़ा डॉक्टर बना देंगे। तू जीवन के मजे ले, और जब हम शंखा बन जाएं तो हमें पीर फगनवा के द्वार पहुंचाकर हमारी शक्ति पूरी कर दे। हम जावत रहें, हमें 7वीं पायल को तलाश करना है। तू जीवन के मजे ले, अपनी खुशी पूरी कर। बिल्ली दीवार से नीचे कूद गई और फिर दौड़ती हुई तारीकी में गुम हो गई। मैं तारीकी में आंखें फाड़ता रहा। अब वहां कोई तहरीक नहीं थी, सब बड़ा हैरतनाक था। एक बिल्ली इंसानों की आवाज़ में बोल रही थी। इस दौरान कोई आ जाता तो क्या होता? पूरे अस्पताल में खलबली मच जाती। इसके अलावा उसने जो कुछ कहा था वो बेहद सनसनीखेज था। वो जानता था कि मैंने क्या किया है, वो मेरे जहन से किस कदर करीब था। खुदा की पनाह, कैसा भयानक खेल चल रहा था। वो मुझसे एक गैर-ईमानी अमल चाहता था जो मेरे वालिद साहब ने उसके लिए नहीं किया, और उसके लिए उसने मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनाने का वादा किया था। इसके अलावा उसने अहमद अली के बारे में जो कुछ बताया था वो कितना सनसनीखेज था। अहमद अली ने मेरे ख्वाब में आकर मुझसे तावीज़ लाने की फरमाइश की थी, और इसके बाद उन्होंने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर लिया। जिंदगी के शब रोज़ गुजरते रहे। जब से जावेद इंसारी का केस हुआ था उसके बाद से कोई ना कोई वाक़या मुसलसल हो रहा था, लेकिन ये चंद रोज़ पुरसुकून गुजरे थे जिस पर मुझे हैरत थी। उस दिन एक नौजवान लड़की को अस्पताल लाया गया जिसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। काफ़ी प्यारी शक्ल सूरत की मालिक थी जिसे देखकर प्यार आता था, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये एक बड़े सनतकार की बहू थी। बहुत से लोग उसके साथ आए थे, जिनमें उस लड़की का शौहर भी था। बेचारा बीवी के गम में निढाल था। 1 साल से हम शदीद परेशानी का शिकार हैं। डॉक्टर रिजवान, मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टर इस बच्ची का इलाज कर चुके हैं। 3 महीने पहले हम इसे लंदन ले गए थे। वहाँ तकरीबन 1 माह रहे। बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला तो हम इसे वापस ले आए। किसी ने आपके बारे में बताया तो हम इसे आपके पास लाए हैं। लड़की के ससुर सेठ जब्बार ने डॉक्टर रिजवान से कहा। डॉक्टर रिजवान ने लड़की के बारे में बहुत से सवालात किए, फिर उसे अस्पताल में एडमिट करने के लिए कहा। चुनाचे सारे इंतजामात हो गए। लड़की को एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया और डॉक्टर रिजवान ने उसके कई टेस्ट लिख दिए। कोई बात खिलाफ मामूल नहीं थी। मैं हस्बे मामूल डॉक्टर रिजवान के साथ था और पूरे इन्हमाक से काम कर रहा था। डॉक्टर रिजवान किसी कदर खुश्क मिजाज थे, बहुत कम गो, कभी ना मुस्कुराने वाले। गुफ्तगू नरम लहजे में करते थे, लेकिन चेहरा सख्त गीर था। मेरे साथ भी उनका रवैया बेहद खुश्क था, मगर मैं उनके मिजाज को जानता था, इसलिए कभी उनके अंदाज को महसूस नहीं किया। उस लड़की के सिलसिले में भी उन्होंने मुझे अपने खुश्क अंदाज में ख़ास हदायत दी और मैं उन पर अमल कर रहा था। लड़की का नाम अलीना था और उसके शौहर का नाम इम्तियाज़। इम्तियाज़ सहाफ़ी था और अपना एक अखबार निकालता था।
बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी बीमारी की वजह से बेहद परेशान था। हर वक्त अस्पताल में रहता। गर्ज ये कि लड़की का इलाज हो रहा था, लेकिन उसके मर्ज का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन जब मैं अलीना के कमरे में उसके इंजेक्शन लगा रहा था, एक नर्स मेरी मुआवनत कर रही थी कि चंद अफराद अलीना की इयादत के लिए आए। उनमें जावेद इंसारी का बेटा नासिर इंसारी और उसकी बहन शाजिया भी थे। ये लोग डॉक्टर रिजवान के साथ आए थे। यही तो हैं डॉक्टर कामरान, मैंने इन्हीं के बारे में बताया था तुम्हें इम्तियाज़। नासिर ने मुझे देखकर बेख्तियार कहा और बड़े इत्तेफाक से मुझसे गले मिला। बहुत अच्छे इंसान हैं डॉक्टर कामरान, हमारी बहुत मदद कर रही हैं, लेकिन आपने अजीब कहानी सुनाई है इनके बारे में। इन्होंने हमें तो अभी तक कोई मोअज्जज़ नुमाई नहीं दिखाई, इम्तियाज़ ने गमनाक लहजे में कहा। डॉक्टर कामरान, इम्तियाज़ मेरे बचपन का दोस्त है। अलीना भाभी कुछ अरसा कबल बेहद खुश मिजाज और सेहतमंद थी। ना जाने इन्हें क्या हो गया। मैंने जब सुना कि अंकल जब्बार ने अलीना भाभी को यहाँ दाखिल कराया है, तो मैंने इम्तियाज़ को बताया कि वो डॉक्टर कामरान से मिले, जिन्होंने एक फूंक मारी और जावेद इंसारी साहब चंद घंटों में सेहतयाब हो गए और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। नासिर अपनी अकीदत में बोले जा रहा था और मेरा खून खुश्क हो रहा था, जबकि डॉक्टर रिजवान भी नासिर इंसारी की बातों की तरफ मुतवज्जा थे। उन्होंने फ़ौरन पूछ लिया, क्या नाम लिया आपने? जावेद इंसारी? जी सर, मैं जावेद इंसारी का बेटा हूँ। वो आप ही के ज़ेर इलाज थे। क्या हाल है उनका? वो हयात हैं? अल्लाह का फजल है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। आप उन्हें मुल्क से बाहर ले गए थे, ज़रूरत ही पेश नहीं आई। कामरान साहब ने इलाज किया और वो सिर्फ चंद घंटों में सेहतयाब हो गए। डॉक्टर रिजवान ने गहरी नज़रों से मुझे देखा, फिर अलीना का चार्ट उठाकर उसे पढ़ने लगे। चार्ट पर नोट लिखा और कमरे से बाहर निकल गए। नासिर ने कहा, डॉक्टर कामरान प्लीज़ आप अलीना पर खसूसी तवज्जो दें। मैंने आपके बारे में इम्तियाज़ से बहुत कुछ कहा है, हम सब उन पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इसके सिवा मैं और क्या कह सकता हूँ। नासिर मुझसे बहुत सी बातें करता रहा। शाजिया अलीना के पास बैठी थी। दो एक बार उसने मेरी तरफ देखा और मुझे उसकी आंखों में एक शिकायत सी महसूस हुई, लेकिन मैं उस वक्त दूसरी ही कैफियत में था। मुझे डॉक्टर रिजवान की निगाहों का अंदाज परेशान कर रहा था। अभी मैं उसी कमरे में था कि एक नर्स ने आकर कहा, सर नासिर आप हैं? जी सिस्टर, नासिर बोला। आपको डॉक्टर रिजवान बुला रही हैं। आता हूँ, नासिर ने कहा। फिर इम्तियाज़ से बोला, हम चलते हैं इम्तियाज़, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। और डॉक्टर कामरान प्लीज़ आप मेरी भाभी को ठीक कर दें। आओ शाजिया। दोनों कमरे से बाहर चले गए और मैं एक अजीब सी सनसनी का शिकार हो गया। उसी वक्त इम्तियाज़ ने लजाजत से कहा, अलीना ठीक हो जाएगी डॉक्टर कामरान? इंशाअल्लाह, मैंने कहा और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर तक परेशान रहा, फिर एकदम मेरे अंदर एक गुस्सा सा उभर आया। डॉक्टर रिजवान मेरे सीनियर थे, प्रोफेसर थे, लेकिन वो मेरे बॉस नहीं थे। मैं भी डॉक्टर हूँ और मुस्तकबिल में मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने सिर्फ एहतरामन लोगों से कहा था कि वो मेरे अमल का डॉक्टर रिजवान से तज़किरा न करें, ताकि वो उसे अपनी तौहीन ना महसूस करें। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। फिर डॉक्टर रिजवान इस कदर बेनियाज थे कि उन्होंने जावेद इंसारी के जाने के बाद उनके बारे में पूछा तक नहीं। अब हो सकता है वो इस बारे में मुझसे पूछें। अगर उन्होंने सख्त रवैया इख्तियार किया, मुझे भी अपना अंदाज बदलना पड़ेगा। मैंने दिल में तय कर लिया कि उनके सवालात का मैं क्या जवाब दूंगा। इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, ज़रफ़ का बड़ा होना दूसरी बात है। यही कैफियत डॉक्टर रिजवान की थी। मेरी तलबी हो गई और मैं खुद एतमादी के साथ उनके कमरे में दाखिल हो गया। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मेरे अंदर दाखिल होने पर उन्होंने बाहर खड़े अर्दली को बुलाकर कहा, किसी को भी उस वक्त तक कमरे में आने न देना जब तक मैं इजाज़त ना दूं। यस सर, अर्दली ने कहा और बाहर चला गया। तशरीफ़ रखिए डॉक्टर कामरान। डॉक्टर रिजवान के अल्फाज में तंज नुमाया था। शुक्रिया सर, मैं कुर्सी पर बैठ गया। आपने मुझसे अपनी उस मुअज्जज़ नुमाई का तज़किरा नहीं किया। खुद नुमाई नहीं चाहता था सर। मेरे इस जवाब पर डॉक्टर रिजवान चौंक पड़े। शायद उनका ख्याल था कि उनके पूछने पर मेरी घिग्गी बंध जाएगी, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। चंद लम्हों के बाद उन्होंने कहा, मैं नहीं समझा। एक छोटा सा काम किया था मैंने सर, उसका इजहार करके मैं किसी फौकियत का इजहार नहीं करना चाहता था। वो छोटा सा काम आप यहाँ अस्पताल में भी कर सकते थे। इसके लिए आप खसूसी तौर पर उनके घर गए और वहाँ जाकर अपनी जहानत के झंडे गाड़े। वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आपने उनसे कितनी रकम वसूल की। बड़ी छोटी बात की थी डॉक्टर रिजवान ने। मैं तिल मिला गया, मेरे अंदर आग भड़क गई। ताहम मैंने खुद पर काबू रखा और खामोश रहा। आपने जवाब नहीं दिया डॉक्टर कामरान। कौन सी बात का जवाब दूं सर? रकम लेने की बात का या अस्पताल वाली बात का? दोनों का। दौलत कमाने के लिए मेरे पास ज़िंदगी पड़ी है सर, बहुत कुछ कमाऊंगा।
नीज़ ये कि मैं अल्लाह ताला के फजल से एक खाते पीते घराने का फ़र्द हूँ और दौलत के लिए परेशान नहीं हूँ। दूसरी बात का जवाब यह है सर कि हमारे यहाँ एहतराम का मफहूम बदल गया है। हम सीनियर के एहतराम के दायरे में कैद कर दिए जाते हैं और अपनी कोई सही राय भी अपने सीनियर को नहीं दे सकते कि वो तौहीन के ज़ुमरे में आ जाती है। मतलब? डॉक्टर रिजवान ने करख्त लहजे में पूछा। सर, जावेद अंसारी के शाने पर एक हदूद था। हाँ, मैंने कई बार आपको उस तरफ मुतवज्जा किया था। उसके टेस्ट कराए गए थे। डॉक्टर रिजवान का अंदाज बदल गया। बस मैंने उसका छोटा सा ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। अरे, और वो ठीक हो गए? जी सर। पता चला वो क्या था? नहीं सर। वो गदूद फेंक दिया तुमने? जी बिल्कुल। उफ, कितना गलत किया। उससे लैब लाना चाहिए था, उसकी तहकीक होनी चाहिए थी। अव्वल तो आप आउट ऑफ सिटी चले गए थे, दूसरा आप इस सरगर्मी को पसंद न करते। मैंने कई बार आपको उस तरफ मुतवज्जा किया और आपने उस पर गौर नहीं किया। मैंने जवाब दिया। इससे ज़्यादा मैं डॉक्टर रिजवान को कुछ नहीं बताना चाहता था, और अगर बताता भी तो उसका मजाक ही उड़ता। डॉक्टर रिजवान के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, शुक्रिया, आप जा सकती हैं। मैं खामोशी से बाहर निकल आया, लेकिन अपने रवैये पर मैं बिल्कुल मुतमईन था। मैंने मकड़ी वाला मामला बड़ी खुश असलूबी से संभाल लिया। अब देखना यह था कि डॉक्टर रिजवान का रवैया मेरे साथ कैसा रहता है। इसका अंदाज़ा मुझे दूसरे दिन ही हो गया। डॉक्टर रिजवान ने मेरी जगह दूसरे नौजवान डॉक्टर मसरूर की ड्यूटी लगा दी, मगर मुझे अफसोस नहीं हुआ और मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। लेकिन नासिर अंसारी और अलीना के शौहर इम्तियाज़ ने जिस तरह मुझसे ताउन मांगा था उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। दूसरी बात यह कि डॉक्टर मसरूर से मेरी अच्छी सलाम दुआ थी। उसने खुद ही मुझसे कहा, डॉक्टर रिजवान आपसे कुछ नाराज़ हैं डॉक्टर कामरान? हाँ, वजह नहीं पता चल सकी। शायद कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ हो गई होगी। कुछ कह रहे थे तुमसे? नहीं, उनके अंदाज से पता चल रहा है। रूम नंबर 30 में जो मरीज़ा है वो मेरे दोस्त की बीवी है। उसका खसूसी ख्याल रखना है और उसकी रिपोर्टों से मुझे आगाह रखना है। डॉक्टर मसरूर, प्लीज़ बिल्कुल बेफिक्र रहो। वैसे भी डॉक्टर रिजवान 3 दिन तक मेडिकल कैंप की मेज़बानी करेंगे और वहाँ मसरूफ़ होंगे। हम पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर रिजवान ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया। इसके अलावा मैं एक और एहसास का शिकार हो गया, क्योंकि जावेद अंसारी का केस भी ऐसा ही था, जिसके बारे में मुझे बाद में खुद उनकी ज़ुबानी पता चल गया। और अब मैं उन खबासतों का कायल हो चुका था, क्योंकि खुद मेरा उनसे वास्ता था। अब 2 ख्याल मेरे जहन में थे। एक ये कि कहीं अलीना के बदन के किसी हिस्से में कोई मकड़ी ना छुपी बैठी हो। दूसरी ये कि वो पायल तो नहीं है। दोनों मरहले मुश्किल थे। एक खातून के बदन को खोलकर नहीं देखा जा सकता था, ना ही किसी से ये मालूम हो सकता था कि वो पायल तो नहीं है। भला ये कोई पूछने की बात थी? कश्मकश जारी थी। उस दिन मैं एक मरीज़ के कमरे से निकल रहा था कि गैर मुतवक्का तौर पर शाजिया नजर आ गई। उन लोगों से गैर रस्मी राब्ता हो गया था, इसलिए मैं खुद उसके करीब पहुंच गया। हेलो मिस शाजिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कामरान। खैरियत? इस तरफ कैसे? क्या अलीना का कमरा तलाश कर रही हैं? नहीं, मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है कि कमरा भूल जाऊं। आपको तलाश कर रही थी। डॉक्टर मसरूर ने मुझे बताया कि आप इस तरफ आए हैं। ओह, आपके साथ कौन है? अब कोई नहीं, शाहिद भाई मुझे छोड़ गए हैं, वापसी पर ले लेंगे। चाय पिए? नेकी और पूछ पूछ, शाजिया ने मुस्कुरा कर कहा और मैं उसे कैंटीन ले आया। चाय के दौरान मैंने पूछा, अलीना की कैफियत कुछ बेहतर लगी आपको? पता नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई। डॉक्टर मसरूर ने बताया है कि वो गहरी नींद सो रही है। उसे जगाना मुनासिब नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है? वो बेहतर है, अभी वक्त लगेगा। एक बात पूछूं डॉक्टर इमरान? जी। क्या डॉक्टर साहिबान से उसी वक्त मुलाकात हो सकती है जब इंसान बीमार हो? ऐसा है तो मैं बीमार होना चाहती हूँ। अरे खुदा न ख्वास्ता, मैंने कहा। हालांकि हम लोग आपसे अपनों की तरह मिले थे। इससे कता नज़र कि आपने अब्बू को नई ज़िंदगी दी, लेकिन दोबारा आपका इंतज़ार ही करते रह गए। एक डॉक्टर की ज़िंदगी का तज्जिया करके देखिए, आपको उस पर ज़रूर रहम आएगा। मैंने जवाब दिया, काबिल रहम तो दूसरे भी होते हैं, वो जिन्हें किसी का इंतज़ार हो। आप अपने घर तो जाते ही होंगे, थोड़ा सा वक्त अगर हमें भी मिल जाए, बतौर दवा ही सही। ज़रूर हाजिर दूंगा, मैंने रवादारी में कहा। और क्या कहता उससे? सना भाभी ने उसका नाम मुझसे मुंसलिक करने की कोशिश की थी, लेकिन हुस्न इश्क के रास्ते तो मुझसे बहुत दूर थे। मैं माफूकुल फितरत कुव्वतों के गर्दाब में फंसा एक अजीबोगरीब किरदार था। शाजिया देर तक मेरे साथ रही, फिर मैं उसके साथ अलीना के पास आ गया जो अभी तक सो रही थी। इम्तियाज़ पास ही मौजूद था। उससे सलाम दुआ हुई तो उसने पूछा, आपके ख्याल में अलीना की कैफियत कुछ बेहतर है? ये ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, मैंने जवाब दिया।
मुझे 3-4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना है, जा सकता हूँ? ज़रूर इम्तियाज़ साहब, हम यहाँ इनकी बहुत देखभाल कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। शाहिद आ गया और शाजिया ने दूसरी बार उसके सामने मुझे घर आने की दावत दी। शाहिद ने भी इसरार किया और मैंने टालने वाले अंदाज में उनसे हाँ कहा था। सूरत हाल कुछ बेहतर हुई। डॉक्टर रिजवान मेडिकल कैंप में मसरूफ़ हो गए। इम्तियाज़, जिसका ज़्यादा वक्त अलीना के कमरे में गुजरता था, शहर से बाहर चला गया। उन दिनों भी मेरी रात की ड्यूटी थी। अलीना के कमरे की देखभाल डॉक्टर नजमा के सपुर्द थी। ये बेहतरीन मौका था। रात के 2 बजे जब सन्नाटा था, मैं अलीना के कमरे में घुस गया। इस बात का मुझे अंदाज़ा था कि डॉक्टर होने के बावजूद मैं किसी भी तौर पर एक खातून के जिस्म को नहीं टटोल सकता। हालांकि मुझे मालूम था कि अलीना एक हैवी डोज मेडिसिन के ज़ेरे असर बेहोशी जैसी कैफियत में है, लेकिन इसके बावजूद ये गैर इखलाकी अमल नहीं कर सकता था। एक मौहूम सी उम्मीद पर मैंने मध्यम आवाज़ में कहा, भोरिया चरण, अगर तुम आस पास हो तो मुझे जवाब दो। एक लम्हा नहीं गुजरा था कि मुझे एक मिनमिनाती आवाज़ सुनाई दी, भवानी सौगंध, ठंड पड़ गई मानुमा। अरे हमारा मित्र हमें आवाज़ दे और हम जवाब ना दें। ऊपर है ना, छत पर। मेरी आंखें बेख्तियार छत की तरफ उठ गईं। छत से एक मकड़ा चिमटा हुआ था। शुक्रिया भोरिया चरण। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो मित्र। क्या तुम इस लड़की के बदन से चिमटे हुए हो? क्या ये पायल है? ना ही रे, ई पायल ना ही, और ना ही हमारे किसी मतबल की है। ई बीमार है। और मित्र, तो से एक बात कहें? हाँ बोलो। हमने तो से एक बात कही थी, हम तेरी एक खुशी पूरी करेंगे। तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा और हम संखा बन जाई रे, तो तू हमारा काम कर दे रे। फिर जब हम खंडोला बन जाएं तो काली माँ की सौगंध, तो हे संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर बनाई रहन। पूरी दुनिया में तुम्हारे नाम की जय जयकार होगी। हमार वचन रहे। क्या ये लड़की ठीक हो जाएगी? बड़े आराम से। तू इसके शरीर के पास जाकर उसमें झांक। ई का जिगर के पास एक छोटी सी गांठ नजर आई है जो जिगर के नीचे छुपी रहे। काट पेट कर ऊका निकाल दे। ई हट्टी कट्टी हो जाई है और तुहार नाम की जय हो जाएगी। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। ये भोरिया चरण कह रहा है, एक काले जादू का माहिर जिसकी जादुई कुव्वतें बेशुमार हैं, और वो कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो काबिल अमल ना हो। ठीक है, हम जात हैं, भोरिया चरण ने कहा, और मैंने मकड़ी को छत पर चलते हुए देखा। फिर वो एक रोशनदान से बाहर निकल गई। मेरी कैफियत बहुत अजीब थी। हाथ पांव में तशन्नज की सी कैफियत थी। मैंने निगाहें उठाकर अलीना को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गया। मैंने उस पर निगाह डाली और दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकलने वाला हो गया। यूं लगा जैसे अलीना के बदन से सफ़ेद सफ़ेद धुआं खारिज हो रहा है। फिर उसके अंदरूनी अज़ा नुमायां होने लगे। बिल्कुल एक्सरे की तरह यह सब हो रहा था। चुनाचे मैंने उसके जिगर पर निगाहें जमा दी। मेरी आंखें जिगर के नीचे उतर गईं और मैंने फूले हुए सांस के साथ उस छोटी सी गिल्टी को देख लिया जिसकी निशानदेही भोरिया चरण ने की थी। बता नहीं सकता उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी। रेशा तारी था। मैंने आंखें बंद कर ली और यूं ही खड़ा रहा। फिर एकदम चौंक पड़ा। मुझे इस तरह यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अव्वल तो ये मेरा मरीज नहीं था, दूसरा ये खातून थी। अगर डॉक्टर नजमा या दूसरी नर्स आ गई तो बिला वजह मशकूक हो जाऊंगा। चुनाचे बाहर निकल आया और अपनी मखसूस राहदारी में जाकर बैठ गया। सर चकरा रहा था। सोचों में डूबा हुआ था कि क्या करूं। खुदा खुदा करके सुबह हुई। ड्यूटी ऑफ करके घर चल पड़ा। मामूलात में कोई तब्दीली नहीं की। रात भर जागने के बावजूद आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। अलीना डॉक्टर रिजवान की निगरानी में थी और डॉक्टर रिजवान का रवैया मैं देख चुका था। हालांकि सेठ जब्बार जावेद इंसारी के कहने पर अलीना को मेरी वजह से यहाँ लाए थे, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात थीं। अलबत्ता भोरिया चरण ने जो कुछ कहा था उससे मेरा एतमाद बढ़ गया और सारी रात सोचने के बाद आखिरकार मैंने फैसला किया कि डॉक्टर रिजवान से बात करूंगा। 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा। कैंप से फारिग होकर डॉक्टर रिजवान ने एक दिन आराम किया, फिर अस्पताल आ गए। दोपहर को मुझे मौका मिला तो मैं उनसे इजाज़त लेकर उनके पास पहुंच गया। आइए डॉक्टर कामरान, आइए, मुझसे कोई काम है। जी सर, मैंने कहा। तशरीफ़ रखिए, डॉक्टर रिजवान ने कहा। उनका लहजा बदस्तूर तंजिया था, लेकिन मुझे भी फैसला कुन गुफ्तगू करनी थी। चुनाचे मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। डॉक्टर रिजवान की आंखों में कीनातोज़ी थी। सर, आप मुझसे नाराज़ हैं, मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। आप ड्यूटी के औकात में ज़ाती गुफ्तगू फरमा रहे हैं डॉक्टर कामरान। शायद आप मेरे असूलों को भूल गए हैं। नहीं सर, इस बातचीत का ताल्लुक अस्पताल के मसले से ही है। जी फरमाइए। सेठ जब्बार ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं अपनी बहू के सिलसिले में। आपने वहां से मेरी ड्यूटी ख़त्म कर दी है। मैं अलीना के लिए कुछ करना चाहता हूं। आपके ख्याल में उसका मुनासिब इलाज नहीं हो रहा? हम लोग लापरवाही बरत रहे हैं।
आप यूं करें, इस सिलसिले में अस्पताल के चेयरमैन से शिकायत कर दें, वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इंतज़ाम कर देंगे। सर, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपकी ज़ेरे हदायत काम करना चाहता हूँ। ओहो, उस तरह जैसे आपने जावेद इंसारी के घर जाकर उसका इलाज किया और उन्हें सेहतयाब कर दिया, इस केस में भी आप यही करना चाहती हैं? मैं चाहता हूं सर कि मिसेज इम्तियाज़ के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी आप मुझे दे दें, मैंने कहा। डॉक्टर साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बोले, इस बदतमीजी पर मैं आपके खिलाफ ऐसा एक्शन ले सकता हूं कि आपका सारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं उससे मुतमईन हूं। आप मेरी कार्रवाई को चैलेंज कर सकती हैं। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता सर, बस आपसे ताउन चाहता हूँ। गेट आउट, गेट आउट। डॉक्टर रिजवान आपे से बाहर हो गए। मैं खामोशी से उठा और बाहर निकल आया। मैंने अपने सीनियर्स की हमेशा इज्जत की थी, ख़ास तौर से डॉक्टर रिजवान तो मेरे आइडियल थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी सख्त तौहीन की थी। मज़ीद बेइज्जती उस वक्त हुई जब मैं अलीना के रूम के दरवाजे पर पहुंचा और मुझे गार्ड ने रोक लिया। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। माफ़ी चाहता हूँ सर, डॉक्टर रिजवान ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है और कहा है कि डॉक्टर कामरान को इस कमरे में न जाने दिया जाए। मैंने कहा, लेकिन मेरा खून खौल गया था। डॉक्टर रिजवान इस हद तक चले जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। बहुत देर तक एक गोशे में तन्हा बैठा रहा। चेयरमैन मिस्टर नसरुल्लाह शाह बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन किसी जूनियर का सीनियर के बारे में शिकायत करना बहुत दूर की बात थी। आखिरकार मैंने वही फैसला किया जो जावेद इंसारी के सिलसिले में किया था। इस सिलसिले में मैंने शाहिद इंसारी का सहारा लिया। मैं ख़ास तौर से सेठ जब्बार से मिलना चाहता हूँ। शाहिद साहब? हाँ ज़रूर, खैरियत? अलीना के इलाज के सिलसिले में कुछ मुश्किलात पेश आ गई हैं। उनका हल सेठ साहब से मुलाकात के बाद ही मिल सकता है। डॉक्टर कामरान, अगर अलीना भाभी को भी कुछ हो गया तो इम्तियाज़ खुदकुशी कर लेगा। वो उन्हें बहुत चाहता है। मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। शाहिद इंसारी के साथ मैं सेठ जब्बार की कोठी पहुँच गया जो सोगवार थी। इम्तियाज़ कहीं मसरूफ़ था, लेकिन भागम भाग कोठी आ गया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। डॉक्टर कामरान, बताइए क्या बात है? जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो गैर मुनासिब है, लेकिन मजबूरी है। हर शोबे में कुछ इसी तरह का अमल होता है। बहुत अच्छे लोग भी कभी अनाक का शिकार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर रिजवान की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान और बेहद ज़हीन डॉक्टर हैं, लेकिन एक जूनियर को वो आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जावेद इंसारी साहब के मसले में वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं कि मैंने उनसे हटकर वो केस क्यों किया। मैं अलीना भाभी का भी एक ऑपरेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते रोके जा रहे हैं। क्या मतलब? सेठ जब्बार, इम्तियाज़ और शाहिद के मुंह से बैक वक्त निकला। मुझे इंतहाई मजबूरी के आलम में एक नाखुशगवार अमल करना पड़ रहा है। डॉक्टर रिजवान मेरे उस्ताद हैं। इसके अलावा मैं अस्पताल का एक वफादार मुलाजिम हूँ और वहाँ मौजूद हर शख्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक नेक नाम ख़ानदान का फ़र्द भी हूँ और एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हूँ। मेरा काम इंसानों की ज़िंदगी बचाना है और इसके लिए हमें हर रिश्ता नज़रअंदाज कर देना ज़रूरी होता है। जी बेशक डॉक्टर कामरान, शाहिद ने कहा। बात क्या है बेटे? सेठ जब्बार ने शदीद परेशानी से कहा। जावेद इंसारी साहब के केस में एक छोटा सा ख्याल मेरे जहन में आया था, जिसका इजहार मैंने डॉक्टर रिजवान से किया, लेकिन उनकी तहकीक मुझसे मुत्तफिक नहीं हुई और मुझे खामोश होना पड़ा। फिर खुशनसीबी से डॉक्टर रिजवान ने उस केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और शाहिद साहब ने इंसारी साहब को अस्पताल से निकाल लिया और उन्हें बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। मैंने शाहिद साहब से दरख्वास्त की कि मुझे अपने तौर पर जावेद साहब के साथ कुछ वक्त दे दिया जाए, और उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे ये वक्त दे दिया। मैंने अपने ख्याल के मुताबिक अमल किया और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, लेकिन मैंने शाहिद साहब से दरख्वास्त की थी कि इसका तज़किरा डॉक्टर रिजवान से ना किया जाए। वो मेरे इस अमल को अपनी तौहीन तसव्वुर करेंगे। बात ख़त्म हो गई, लेकिन उस दिन इत्तफाक से नासिर साहब ने इस बात का इंकशाफ कर दिया, जिसे डॉक्टर रिजवान ने उसी तरह महसूस किया जैसा मेरा ख्याल था। उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और मेरी जगह दूसरे डॉक्टर को अलीना भाभी के रूम पर मुतय्यन कर दिया। यहाँ तक कि उनके कमरे पर गार्ड खड़ा कर दिया। मुझे हदायत कर दी गई है कि मुझे उनके कमरे में दाखिल न होने दिया जाए। इंतहा है। मैं डॉक्टर रिजवान को इस अमल की बदतरीन सज़ा दिलवाऊंगा, उन्हें कोर्ट में घसीट लूँगा। सेठ जब्बार ने शदीद गुस्से के आलम में कहा, मैं अपने अखबार में ये पूरी कहानी लिखूंगा और हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे सरफिरों के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई की जाए। इम्तियाज़ की कैफियत भी सेठ जब्बार से कम नहीं हुई। इस वक्त मसला अलीना भाभी की सेहत का है, इसलिए ऐसा कोई कदम न उठाया जाए। मैंने जिस मकसद के लिए आपको ज़हमत दी है, बराह करम उस पर तवज्जो दीजिए। ये गुस्सा गैर फितरी नहीं है, लेकिन इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। आप बताइए डॉक्टर कामरान, अब हमें क्या करना है? शाहिद ने कहा।
मेरे ख्याल में अलीना को फौरन उस अस्पताल से निकालकर किसी और अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए जहां कामरान उसका अपने तौर पर इलाज करें। सेठ जब्बार ने कहा, नहीं अंकल जब्बार, ये मेरे एग्रीमेंट के खिलाफ होगा। मजीद इस तरह अस्पताल की बदनामी भी होगी। फिर बताओ क्या किया जाए। डॉक्टर रिजवान ने मेरे साथ काफ़ी बदसलूकी की है। मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। मैं बस इतना करना चाहता हूँ कि आप अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नसरुल्लाह साहब से बात करें और कहें कि मुझे अलीना भाभी का एक ऑपरेशन करने की खसूसी इजाज़त दी जाए। मैं आज ही ये कर लूँगा। ऑपरेशन अस्पताल में ही करोगे? सेठ जब्बार ने पूछा। जी, मैं देर नहीं करूँगा। इम्तियाज़, तुम मेरे साथ चलोगे? डॉक्टर नसरुल्लाह इस वक्त कहाँ होंगे? शायद अस्पताल में। हम उन्हें कहीं से भी ट्रेस कर लेंगे पापा, इम्तियाज़ ने कहा। फिर माजरत से बोला, डॉक्टर कामरान, आप जितने अच्छे इंसान हैं मुझे यकीन है हमारी इस वक्त की परेशानी को जहन में रखेंगे और ये ना सोचेंगे कि हमने आपकी कोई खिदमत नहीं की। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, आप मेरी तौहीन का इंतकाम लेने जा रहे हैं, बाकी बातें तो सानवी हैसियत रखती हैं। फिर मैं और शाहिद वहाँ से वापस चल पड़े। रास्ते में शाहिद ने मुझसे बहुत सी बातें की। उसने कहा, डॉक्टर कामरान, अब्बू का कामयाब इलाज करके आपने हमारे घर में अपना बहुत बड़ा मुकाम बना लिया है। मेरी दरख्वास्त है कि हमें अपने शनासाओं में ही जगह ना दें, बल्कि किसी भी बेनाम रिश्ते से मुंसलिक कर लें। मैं हर कोताही का ख्याल रखूंगा, मैंने कहा। लेकिन दिल में यह ज़रूर सोचा कि आपके घर में एक ऐसा किरदार है जो हमारे ताल्लुकात के दरमियान रुकावट बन सकता है। वो है शाजिया, जिसकी आंखों में ऐसी कैफियत देखी है जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। खैर, दूसरे दिन दोपहर को मुझे डॉक्टर नसरुल्लाह साहब ने अपने ऑफिस में तलब किया और मैं दिल की धड़कनों को समेट कर उनकी तरफ चल पड़ा। बेहद काबिल और नहायत पुररौब शख्सियत के मालिक थे, लेकिन उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया। डॉक्टर शाह ने पुरखलाक लहजे में मेरे सलाम का जवाब देकर मुझे बैठने की पेशकश की। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं नौजवान डॉक्टर, जो किसी बहुत करीबी हमदर्द या बुजुर्ग को भी बताने में हिचकिचाहट होती है। इसलिए मैं आपसे कोई तफसील या माजी की कोई बात नहीं पूछूंगा। सेठ जब्बार के बेटे की अहलिया एक पुरस्रार सी बीमारी का शिकार होकर इस ख्याल से हमारे अस्पताल में दाखिल हुई हैं कि यहाँ के काबिल डॉक्टर उनका तसल्ली बख्श इलाज कर सकेंगे, जबकि उन्हें इंग्लैंड में भी कोई खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं मिला। डॉक्टर रिजवान की माहिराना तशखीस पर मुझे कोई शुबा नहीं है। वो बेहद काबिल डॉक्टर हैं और मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन सेठ जब्बार और उस लड़की के शौहर ने मुझसे मुलाकात करके इस बात की ख्वाहिश की है कि उनके मरीज का इलाज नौजवान डॉक्टर कामरान करे। डॉक्टर कामरान, क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करेंगे? जी, मैंने बिला झिझक कहा। तनहा, जी सर, मैंने फिर उसी एतमाद से कहा। आपके इस जवाब से मुझे बेहद खुशी हुई। एक सवाल और करना चाहता हूँ। हुक्म सर। ये इलाज या ऑपरेशन आप इसी अस्पताल में करेंगे? 100% सर, मैं इसी अस्पताल का डॉक्टर हूँ। मेरे इस जवाब से डॉक्टर नसरुल्लाह को जितनी खुशी हुई थी उसका अंदाज़ा एक लम्हे में हो गया। ठीक। कुछ लम्हों के बाद उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक फ़ाइल खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ में उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है कि मिसेज इम्तियाज़ का इलाज डॉक्टर कामरान करें। वो हर रिस्क कबूल करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एजाज़। शुक्रिया सर। अब मैं कुछ ज़ाती बात करूं? जी सर, मैंने गर्दन खम करके कहा। इस ऑपरेशन के लिए कोई ख़ास बात जहन में है? जी, कुछ इसी तरह की जैसे जावेद इंसारी के सिलसिले में थी। जी, मैंने कहा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपने असिस्टेंट के लिए किसका इंतखाब करोगे? किसी का नहीं, बस किसी नर्स को साथ ले लूँगा। ओके, मेरी तरफ से इजाज़त है। हम सब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप तैयारी करें। वो रात जागते हुए गुजरी थी। दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। भोरिया चरण ने अपनी काली ताकतों से मुझे अलीना के मर्ज से आगाह कर दिया, लेकिन बार बार ये ख्याल भी दिल में आ जाता था कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं। अगर इसमें नाकामी हुई तो उसके बाद क्या होगा? ये एक भयानक ख्याल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। डॉक्टर रिजवान इसके बाद मेरे साथ क्या सलूक करेंगे मैं नहीं जानता। मैंने दूसरे दिन 2 बजे का वक्त इस ऑपरेशन के लिए मखसूस कर दिया। फजर की नमाज में बड़े खुशो खुजू से खालिक़े कायनात के हुजूर दुआ मांगी कि मेरे मालिक, मेरी नीयत को तू जानता है, मेरी लाज रखना। दिन में डॉक्टर सायरा ने मुझसे मुलाकात करके पेशकश की कि वह मुझे असिस्ट करे। उसने कहा, पूरे अस्पताल में सनसनी फैली हुई है और लोग आपकी कामयाबी के मुंतज़िर हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आपको असिस्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे डॉक्टर रिजवान का खौफ है। डॉक्टर रिजवान मेरे उस्ताद हैं और हमेशा रहेंगे। मैं किसी के लिए रिस्क नहीं लूँगा। सिस्टर जमीला मेरी मुआवनत करेंगी, मैंने कहा और सायरा का चेहरा उतर गया। नर्स जमीला अस्पताल की सबसे बदसूरत नर्स थी। कोई उसे मुंह नहीं लगाता था। यहाँ तक कि मरीज भी दरख्वास्त करके उसे तब्दील करा लिया करते थे, जिस पर वो उदास रहती। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई। फिर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई।
क्योंकि आज मैं अस्पताल में हीरो बना हुआ था। ठीक 2 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया। मेरी हदायत के मुताबिक जमीला ने तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। ऑपरेशन टेबल पर मरीज़ा को लिटाकर मैंने उसके बदन का जायज़ा लिया और मेरी आंखों में एक सफ़ेद सी धुंध फैल गई। फिर वह धुंध साफ हुई तो मुझे अलीना के अंदरूनी निज़ाम का एक एक हिस्सा नजर आने लगा। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। मैं नहीं जानता कि इसके बाद मैंने क्या किया। मेरे हाथ मुतहर्रिक थे और मैं अलीना के जिगर के नीचे से वो गांठ निकाल रहा था। बड़ी महारत का ऑपरेशन था जो मैंने कामयाबी से कर लिया। फारिग होते ही मैं होश में आ गया और मैंने फटी फटी आंखों से अलीना को देखा। उसके चेहरे पर जिंदगी थी। डॉक्टर कामरान, जमीला की लरजती आवाज़ उभरी। जी सिस्टर, सब ठीक है। आपको इस मरीज़ा पर मुस्तकिल ड्यूटी देनी होगी। मैं 24 घंटे इनके पास रहूंगी, जमीला ने कहा। बाहर निकला तो एक खुशगवार हैरत हुई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मजमा लगा हुआ था। न सिर्फ सेठ जब्बार का पूरा खानदान जमा था बल्कि जावेद अंसारी के अहले खानदान भी मौजूद थे। मैंने मुनासिब अल्फाज में उन्हें बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अलीना ठीक हो जाएगी। हर चेहरा खुशी से गुलनार हो गया। मुझसे तरह तरह के सवालात किए जाने लगे, लेकिन मैंने उनके जवाब देने से माजरत कर ली। डॉक्टर रिजवान उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थे। अलबत्ता 1 घंटे के बाद डॉक्टर नसरुल्लाह शाह ने मुझे ऑफिस तलब कर लिया। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या सवालात करेंगे। मैंने अपने जहन में तय कर लिया कि मैं उनके सवालात का क्या जवाब दूंगा। जाहिर है मैं किसी को भूरिया चरण के बारे में बताकर अपना मजाक नहीं उड़वा सकता था, लेकिन मैंने जिगर के नीचे से निकलने वाली वो गांठ जमीला के पास महफूज करा दी और उसे हदायत कर दी कि इसे हिफाजत से अपने पास रखे और अगर डॉक्टर नसरुल्लाह इसे तलब करें तो लेकर उनके ऑफिस में आ जाए। मेरा ख्याल ठीक था। मैंने कामयाब ऑपरेशन ज़रूर कर लिया था, लेकिन ये बाद में मरीज़ की हालत से पता चल सकता था कि इस ऑपरेशन से उसे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। डॉक्टर शाह बहुत संजीदा थे। हाँ, क्या रहा? ऑपरेशन कामयाब रहा है सर। खैर, मैंने तुम्हें इस ऑपरेशन की खुद इजाज़त दी थी, जबकि सेठ जब्बार अस्पताल के डिसिप्लिन के खिलाफ मुझसे कोई काम नहीं करा सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को किसी दूसरे अस्पताल ले जाते, लेकिन मैंने तुम्हें मौका दिया। जबकि डॉक्टर रिजवान हमारे अस्पताल के मोतबर तरीन डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ सर, लेकिन उन्होंने मेरे लिए मरीज़ा के कमरे में जाने की ममानियत कर दी थी और कमरे पर गार्ड की ड्यूटी लगा दी थी और उसे हदायत कर दी कि मुझे अंदर जाने से रोक दिया जाए। हाँ, ये हुक्म भी डिसिप्लिन के खिलाफ था। खैर, मैं तुमसे उस ऑपरेशन के सिलसिले में तफसील जानना चाहता हूँ। मरीज़ा के जिगर के नीचे एक छोटी सी रसौली थी जो उसकी इस कैफियत की वजह थी। मैंने वो रसौली निकाल दी है। जिगर के नीचे? डॉक्टर नसरुल्लाह ने हैरत से कहा। जी सर। क्या वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में मौजूद है? नहीं सर। क्या मतलब? फिर वो तुम्हें कैसे नजर आ गई? मुझे एहसास हुआ था सर। क्या ये एक गैर मामूली एहसास नहीं था? बेशक था सर, लेकिन मुझे इसका ख्याल आया था। एक अनोखा ख्याल था। अब तो मुझे मरीज़ा की फाइल देखना पड़ेगी। और हाँ प्लीज़ डॉक्टर कामरान, क्या वो रसौली तुमने लेबॉर्ट्री भेज दी? नहीं सर, वो मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। शुक्रिया डॉक्टर कामरान। आप सारी रिपोर्टें और फाइल मंगवा लें। मैंने बाहर खड़े चपरासी को बुलाकर उसे हदायत दी कि नर्स जमीला से कहे कि मुकम्मल ऑपरेशन रिपोर्ट और रसौली लेकर चेयरमैन साहब के कमरे में आ जाए। चंद मिनट के बाद जमीला आ गई। डॉक्टर नसरुल्लाह काफ़ी देर तक उस रसौली का जायज़ा लेते रहे। फिर उन्होंने सारे एक्सरे और रिपोर्ट्स देखीं और गहरी सांस लेकर बोले, कहीं से भी इसका पता नहीं चलता। इस कैफियत में डॉक्टर रिजवान भी बेकसूर हैं। मैं हैरान हूँ कि आपने इसका पता कैसे लगाया, जबकि आपने एक और मरीज़ जावेद अंसारी को भी इसी तरह से एहतियात कर दिया था। आपकी इजाज़त से मैं रसौली लेबॉर्ट्री भिजवा दूँ? सर, आप ये इजाज़त मुझसे ले रही हैं। मैं इसमें तंज महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसा है क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको इसका पता कैसे चला, जबकि किसी भी टेस्ट से इस रसौली का पता नहीं चलता। खैर, कभी बताना चाहें तो ज़रूर बता दीजिएगा। आराम करें, डॉक्टर नसरुल्लाह ने कहा और मैं उनको सलाम करके बाहर निकल गया। इन लोगों की तरफ से दिल काफ़ी ख़राब हो गया था और एक अजीब सी बदगुमानी हो गई थी। बहुत देर तक ना जाने किन किन सोचों में डूबा रहा। एक लम्हे को दिल में यह ख्याल भी आया कि कहीं अलीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न की जाए। क्यों ना इस सिलसिले में कोई इकदाम करूं। इम्तियाज़ वगैरह यहीं मौजूद थे, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम था। अस्पताल से मुकम्मल गद्दारी और फिर कुछ भी सही, लेकिन कौन इस हद तक जा सकता था? डॉक्टर मसीहा होती हैं, कातिल नहीं। हाँ, एक फ़ैसला इस दौरान ज़रूर कर लिया, वो ये कि अगर अलीना ठीक ना हुई तो इस अस्पताल से इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि यहाँ खूब मजाक उड़ेगा।
इसी सोच में था कि एक मानूस मिनमिनाती आवाज़ सुनाई दी। तू हर सोच भी ठीक है बीरवा, और सुन, किसी का मजाल नहीं कि उस छोकरिया को नुकसान पहुंचाई दे। हम जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो छत से एक मकड़ी चिपकी नजर आई। भोरिया चरण के अलावा और कौन हो सकता था। उसकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। मौलवी ने लुटिया दबो दी, नहीं तो हम शंखा सती ले चुके होते। उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। पर ठीक है, देखत रहें कब तक ऊका खेल चली रहे। शंखा भी बनेंगे और खंडोला भी, कब तक रोकेगा। जाते हैं, तू आराम से अपना काम करता रहे, हम तो हर साथ हैं। मकड़ी ने अपनी जगह छोड़ी और फिर एक रोशनदान से बाहर निकल गई। मैं बहुत देर तक खामोश रहा। अजीबोगरीब ख्यालात दिल में आ रहे थे। ऐसा अनोखा मसला था कि किसी से बात भी नहीं कर सकता था। बेचारे अहमद अली मिले भी तो अपने इल्म का शिकार हो गए। मौत पर हक है और अपने वक्त पर आती है। खुदा जाने काले जादू को इंसानी ज़िंदगी पर कितनी दस्तरस हासिल है। लेकिन जावेद इंसारी केस ने मुझे हैरान कर रखा था। भोरिया चरण मुझ पर मेहरबान है, उससे फ़ायदे हो रहे हैं तो होने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। देखो अलीना का क्या होता है, अगर वो ठीक हो गई तो बड़ी वाह वाह होगी। एक और फैसला किया मैंने कि जो कुछ आगे करूँगा उसकी तफसील कभी किसी को नहीं बताऊँगा, चाहे इसके लिए किसी की नाराज़गी क्यों ना मोल लेनी पड़े। अलीना के लिए ऐसा तजस्सुस दिल में था कि घर जाने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। दूसरे दिन 2 रिपोर्टें मिलीं। पहली रिपोर्ट लेबॉर्ट्री की थी। बताया गया था कि उस रसौली में इतना खतरनाक जहर भरा हुआ था कि अगर वो फट जाती तो बेशतर अज़ा इस तरह गल जाते जैसे तेज़ाब में गला दिए गए हों। दूसरी ये थी कि अलीना की हालत बहुत बेहतर है और तवील अरसे के बाद उसने घर वालों से बात की है। मुझे बेहद खुशी हुई। अलीना के कमरे के सामने पहुंचा तो उसका पूरा खानदान जमा था, जो मुझे देखकर खिल उठा। बहुत दुआएं दे रहे थे वो लोग। मैं उनसे 2-1 रस्मी बातें करके अंदर चला गया। अंदर इम्तियाज़, सेठ जब्बार और अलीना के एक बुजुर्ग अजीज़ मौजूद थे। अलीना की देखभाल डॉक्टर सायरा कर रही थी। उसने मुझे देखकर झिझकते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर कामरान, MS साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है। जी डॉक्टर सायरा, प्लीज़ चार्ट। मैंने मतानत से कहा। चार्ट देखकर मैंने अलीना से बात की। जी भाभी साहिबा, मैं आपका नया देवर हूँ, इत्तफाक से डॉक्टर भी हूँ। आप बताइए कि बोलने में तकलीफ़ तो नहीं हो रही। मैं आपको डॉक्टर कहूँ या छोटा भाई? अलीना ने मुस्कुरा कर पूछा। जब तक आप यहाँ हैं डॉक्टर ही कहें, यहाँ से जाकर जो दिल चाहे कहें। कैसी तबीयत महसूस कर रही हैं? बहुत बेहतर। सही इजहार तो नहीं कर सकती, लेकिन यूं लग रहा है जैसे किसी शदीद बोझ के दबाव से बाहर निकल आई हूँ। 2-1 दिन में आप मज़ीद ठीक हो जाएंगी। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे डॉक्टर कामरान, सेठ जब्बार ने कहा। नहीं सर, ये मेरा ज़िंदगी भर का फ़र्ज़ है। हम तुम्हारी क्या खिदमत करें? बराह करम मेरी तौहीन ना करें। मुझे अस्पताल से तनख्वाह मिलती है, वही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, एक वादा करता हूँ, सारी ज़िंदगी इसी तरह अपनी बिसात भर अपना फ़र्ज़ निभाता रहूँगा और किसी से कोई नाजायज़ एजाज़िया कबूल नहीं करूँगा। 4 दिन के बाद अलीना अस्पताल से रुखसत हो गई। वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन इतवार था। हफ्ते की रात अलीना का फ़ोन मौसूल हुआ। छोटे भाई, अपना कॉल भूल गए। कहा था घर जाकर जो दिल चाहे कहूँ। मेरे अस्पताल से आने के बाद कोई खबर नहीं ली। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था कि आप ठीक होंगी। कल आपका अस्पताल से ऑफ है, आप हमारे साथ डिनर करें। आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होगी। यह मुनासिब नहीं होगा। आपको इल्म है कि आपके मामले में मेरे सीनियर डॉक्टर रिजवान मुझसे नाराज़ हो गए हैं, यानी वो नहीं चाहते कि मैं ज़िंदा रहूं। अलीना शिकायती लहजे में बोली। ये बात नहीं, कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी मरीज़ को कोई नुकसान पहुंचे। बस एक मामूली सा इख्तलाफ हो गया था। आप लोग नहीं आए तो मुझे अफसोस होगा। कुछ दिन गुजर जाने दें, फिर हाजिरी दूंगा, मैंने कहा और अलीना मान गई। लेकिन इम्तियाज़ के अखबार ने गज़ब ढा दिया। उसने अखबार में इतना कुछ लिखा मेरे बारे में कि मैं दंग रह गया। अपनी दावत के बारे में लिखा था कि वो मैंने इसलिए कबूल नहीं की कि वह एहसान के बदले के ज़िम्मे में आती है। मेरे मोबाइल पर फ़ोन कॉलों की भरमार हो गई। डॉक्टर एसोसिएशन ने मुझे मुबारकबाद दी थी और कहा था कि मैंने इस पेशे को बहुत बड़ा मुकाम दिया है। गर्ज खूब हंगामा आराई हुई। मेरी वालदा भी बहुत खुश थी, लेकिन मेरे दिल में एक खलिश सी बेदार हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं इस तारीफ़ और तौसीफ़ का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि इसकी वजह कुछ और है जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि मुस्तकबिल में मुझे क्या करना पड़ेगा। ताहम जो होगा उसके बारे में बाद में सोचूंगा। फ़िलहाल अगर मेरी वजह से कुछ लोगों को ज़िंदगी और सेहत मिल जाए तो मेरी खुशबख्ती होगी। नमाज बाकायदगी से पढ़ता था और हर नमाज में यही दुआ करता था कि ए मालिक कायनात, मेरी हिफाजत फरमा, मेरे ईमान को दागदार न होने देना। इम्तियाज़ ने अपना अखबार गोया मेरे नाम कर दिया था।
हर रोज़ बड़ी बड़ी खबरें लगवा रहा था। कुछ दूसरे वाक़यात भी हुए, मसलन कई प्राइवेट अस्पतालों के सरबराहों ने मुझे पैगामात भेजे कि वह मुझसे मुलाकात करना चाहती हैं। 2 हज़रात ने मुलाकात भी की और पेशकश की कि मैं उनके अस्पताल का कोई बड़ा ओहदा कबूल कर लूँ। मैंने आजिज़ी से कहा कि इसी अस्पताल से मेरी शनाख्त वाबस्ता है, इसलिए बजाते खुद मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सब कुछ था, लेकिन मैं थोड़ा सा बददिल भी था। डॉक्टर रिजवान का मसला अपनी जगह था, लेकिन डॉक्टर नसरुल्लाह भी मुझसे खिंचे खिंचे रहने लगे। खुदा जाने इसकी क्या वजह थी। कोई अहम केस मुझे नहीं दिया जाता था, बल्कि बड़ी गैर अहम जगहों पर मेरी ड्यूटी लगाई जाती थी, जो सरासर मेरी तौहीन थी। फिर एक दिन डॉक्टर नसरुल्लाह ने मुझे तलब कर लिया। तुम खुश हो डॉक्टर कामरान? नहीं सर, मैंने गैर मुतवक्का जवाब दे दिया। वह चौंक कर मुझे देखने लगे, फिर बोले, तुमने गलत तरीका इख्तियार किया है। कोई भी मुश्किल मरीज अस्पताल आता है, उसे कोई पेचीदा बीमारी होती है जो समझ में नहीं आती, तो डॉक्टरों का पैनल बैठता है, मुशावरत होती है और मसले का हल तलाश किया जाता है। लेकिन तुमने दोनों केस तन्हा किए हैं। बेशक तुम इनमें हैरतअंगेज तौर पर कामयाब हुए, लेकिन यह तरीकाकार मेरे नज़दीक गैर मुनासिब था। तुम्हें यह काम अपने सीनियर्स के साथ मिलकर करना चाहिए। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? मैंने सर्द लहजे में कहा। डॉक्टर नसरुल्लाह मुझे गुस्सीली नज़रों से देखने लगे, फिर अपनी जगह से उठ गए। आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ चल पड़ा। वह मुझे VIP पोर्शन ले चले, फिर कमरा नंबर 12 के सामने रुक गए। दूर से उस तरफ के डॉक्टरों ने हमें देखा और उस तरफ दौड़ पड़े। अंदर कमरे में एक अहम सियासी शख्सियत बिस्तर पर दराज थी और 2 बड़े नामवर लोग वहां मौजूद थे। आओ, डॉक्टर नसरुल्लाह ने कहा। दूसरे डॉक्टरों ने बकिया लोगों को पीछे हटा दिया। आप अपनी जादूगरी दिखाइए। इन्हें तो आप पहचान गए होंगे। 3 दिन से बेहोश हैं, सारे जतन हो गए हैं, 2 दफ़ा CT स्कैन, दिल दिमाग के सारे टेस्ट हो चुके हैं। कोई बात समझ में नहीं आई? इनके बारे में इंकिशाफ फरमाइए। नसरुल्लाह का लहजा तंजिया था। मैंने मरीज पर नज़र दौड़ाई और गौर से उसका जायजा लेने लगा। मेरी आंखों में वही मखसूस धुआं भर गया और मरीज के सारे अज़ा नजर आने लगे। कोई बात समझ में नहीं आई और मेरे अंदर परेशानी की एक लहर जाग उठी। लेकिन उसी वक्त मुझे अपनी गर्दन के पास सरसराहट महसूस हुई और मेरा हाथ बेख्तियार गर्दन की तरफ उठ गया। तभी एक मखसूस मिनमिनाहट मेरे कानों में उभरी। ना बिटवा ना, हम तो हर साथ, भोरिया चरण, चिंता न कर, और जो हम कहें सुन। उसने मुझे उस मरीज के बारे में बताया, फिर बोला, समझ में आ गई होगी तुम्हें बात, अब अपना काम कर। गर्दन की सरसराहट कंधे पर आई। मेरे सिवा और कोई उस मकड़ी को नहीं देख सका जो कंधे से गुजरकर मेरी कलाई पर आई, फिर नीचे कूदकर एक तरफ चली गई। डॉक्टर नसरुल्लाह मेरे इन्हमाक से उकताकर बोले, कोई फैसला नहीं कर पा रहे आप डॉक्टर कामरान? सर, अब तक ये किसकी निगरानी में रहे हैं? डॉक्टर इमरान इनके मुआलिज हैं। मैंने और डॉक्टर रिजवान ने भी इनका मुआयना किया है। इनकी रिपोर्टों से कुछ पता नहीं चल सकता। आप कोई मौजज़ा दिखाइए। मुझे गुस्सा आ गया। कमाल के लोग हैं, हसद से मरे जा रहे हैं। उस वक्त मेरे जहन में बगावत उभर आई। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। 2 इंसानों को जिंदगी मिली थी। डॉक्टर के लिए सबसे खुशी की बात यही हो सकती है, लेकिन ये सब अपनी अना का शिकार हो गए थे। उस वक्त पहली बार मैंने सोचा कि मुझे यह अस्पताल छोड़ देना चाहिए। मैंने इनके मर्ज का पता चला लिया है सर, मैंने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन इतनी जोर से कि डॉक्टर इमरान और उन लोगों ने भी सुन लिया जो सियासतदान के साथ थे। डॉक्टर नसरुल्लाह का मुंह खुला फिर बंद हो गया, लेकिन मरीज के साथियों में से एक ने कहा, आप डॉक्टर कामरान हैं? जी, मैंने जवाब दिया। मैंने आपके बारे में अखबार में पढ़ा है। मैं खुसूसी तौर पर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लीडर पर उसी तरह तवज्जो दीजिए जिस तरह आपने अपने पहले मरीजों पर दी है। हम आपको मुंह मांगी फीस देंगे। आपने अखबार में यह भी पढ़ लिया होगा कि मैं सिर्फ उस तनख्वाह को जायज़ समझता हूँ जो मुझे अस्पताल से मिलती है। मिस्टर इख्तियार अहमद, इस वक्त फ़ीस वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए थी आपको। डॉक्टर कामरान, मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। आप बताइए, क्या अंदाज़ा लगाया है आपने? बताइए मिस्टर कामरान, आपने काफ़ी नंबर बनाए हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह के तन बदन में जैसे आग लगी हुई थी। इनका TMC किया जाए जो सारी हकीकत वाज़े कर देगा। एक रिवायती कीड़ा होता है जिसे पुराने लोग कान सलाई कहते हैं। किसी धागे की तरह बारीक और सफ़ेद, तकरीबन 4 से 5 इंच लंबा होता है। ये कीड़ा कान में दाखिल होकर दिमाग की तरफ सफ़र करता है, फिर दिमाग के किसी हिस्से में जाकर दिमागी रगों से लिपट जाता है और अपनी जगह बना लेता है। दिमाग का गूदा उसकी ग़िज़ा होती है और ये उसी ग़िज़ा के बल जिंदा रहता है। ये उसी का शिकार हैं और उसी के तहत बेहोश। गुड, आपके कहने के मुताबिक ये धागे की तरह बारीक होता है? नसरुल्लाह शाह ने गुर्राई आवाज़ में पूछा। जी सर। ये आपको कहाँ से मिल गया? डॉक्टर शाह का लहजा बदस्तूर वही था।
इसका जवाब आप लोग दीजिए। मैंने अपनी तशखीस वाज़ेह कर दी और सियासतदान के साथ ही मेरा मतलब समझ गए। उनमें से एक ने करख्त लहजे में कहा, डॉक्टर शाह, हम लोग इस नौजवान डॉक्टर पर भरोसा करते हैं और अपना मरीज इनकी तहवील में देते हैं। बेहतर है आप मिस्टर कामरान को काम करने दें। अखबार की खबरों के मुताबिक ये 2 इंसानों का हैरत अंगेज इलाज कर चुके जिनके लिए आपने हाथ उठा दिए थे। ओके, डॉक्टर शाह ने कहा और वापसी के लिए पलटे। इख्तियार अहमद ने उनका रास्ता रोकते हुए कहा, आपने ये रवैया रखा तो आपके बारे में दूसरा अंदाज भी इख्तियार किया जा सकता है। ज़रा इस कार्ड पर नज़र डाल लीजिए। इख्तियार अहमद ने एक कार्ड जेब से निकालकर डॉक्टर शाह के सामने कर दिया। डॉक्टर शाह के चेहरे के तासुरात में नुमायां तब्दीली पैदा हो गई। उन्होंने कुछ बोलना चाहा तो इख्तियार अहमद ने हाथ उठाते हुए कहा, आपसे एक जायज़ ताउन तलब किया जा रहा है जो आपका फ़र्ज़ है। मुकम्मल खामोशी इख्तियार कीजिए और डॉक्टर कामरान की ज़रूरियात पूरी कीजिए। इख्तियार अहमद ने कार्ड जेब में रख लिया। डॉक्टर शाह का चेहरा बुरी तरह तमतमा रहा था। बमुश्किल तमाम उन्होंने कहा, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर कामरान की तमाम ज़रूरतें पूरी कर दें, चार्ट दीजिए। डॉक्टर इमरान ने जल्दी से चार्ट उनके सामने कर दिया। उस पर डॉक्टर शाह ने हदायत लिख दी जिसे इख्तियार अहमद ने ख़ास तौर से देखा था, फिर उसे मेरे सामने कर दिया। अब किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर रिजवान के रवैये की बिना पर मैं डॉक्टर शाह से मिला था। वो भी बहुत अच्छे और मेहरबान इंसान थे, लेकिन ना जाने मुझसे क्यों बरगश्ता हो गए थे। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम टेस्ट हुए। माहिरीन ने मेरी निशानदही पर बड़ी बारीक बीनी से उन खुसूसी अक्सरों का जायज़ा लिया और आखिरकार दिमाग के खुलियों के दरमियान बिखरी बारीक रगों में वो जगह तलाश कर ली जो गैर मामूली और बेतरतीब थी। जायज़ा लेने वाले डॉक्टरों की गहरी सांसें निकल गईं। लैब इंचार्ज ने मुझसे इजाज़त ली कि ये रिपोर्ट्स डॉक्टर शाह को दिखाई जा सकती हैं, तो मैंने कहा मैं उनके सामने तिफले मकदब हूँ। रिपोर्ट्स डॉक्टर शाह को दिखाई गई तो उन्होंने मुझे तलब कर लिया। बहुत खूब, बड़ा काम किया आपने। आप ये ऑपरेशन मुल्क में कराना पसंद करेंगे या इन्हें किसी दूसरे मुल्क भेजना चाहेंगे? मैं खुद ये ऑपरेशन करूंगा, मैंने सर्द लहजे में कहा। सिर्फ एक लम्हे के लिए डॉक्टर शाह के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी और मादूम हो गई। फिर वो बोले, बड़ी मुबारकबाद इस जुर्रत पर। बहुत बारीक और मुश्किल ऑपरेशन है जिसकी इजाज़त आप जैसे जूनियर और ना तजुर्बेकार डॉक्टर को नहीं दे सकता। आपको तहरीरी तौर पर इसकी कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। मुझे क्या करना होगा? मैंने मतानत से पूछा। डॉक्टर इमरान आपको बताएंगे, डॉक्टर नसरुल्लाह शाह ने कहा। ज़रूरी कार्रवाई हुई। मुझे एक फार्म भरना पड़ा जिसमें इस ऑपरेशन की इजाज़त ली गई थी। नीज़ यह कि सियासतदान के अहले ख़ानदान ने दस्तखत किए कि वह मुझे मुकम्मल इख्तियारात दे रहे हैं, जबकि मौत ज़िंदगी बाहर तौर अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ख़ास तौर से किसी आला सरकारी इदारे के किसी बड़े रुकन इख्तियार अहमद ने गवाह की हैसियत से दस्तखत किए थे। डॉक्टर इमरान ने कहा, डॉक्टर कामरान, मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। यह भी अर्ज़ कर दूँ कि इसकी खुफिया हदायत मुझे डॉक्टर रिजवान ने की है। जाहिर है मैं माजरत करूँगा। मेरे साथ सिर्फ सिस्टर जमीला होंगी। खुद शायद डॉक्टर इमरान भी इस मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। मेरे इनकार ने उसे सुकून दिया। अलबत्ता नर्स जमीला के तासुरात देखने के काबिल थे। तमाम तैयारियों के बाद मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि खालिक़े कायनात, बेशक एक बुरे शख्स ने मेरी मदद की है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं सिर्फ अपने पेशे के मुताबिक अमल कर रहा हूँ, मेरी मदद कर। यह ऑपरेशन बेशक तमाम तरतीबी असूलों के खिलाफ था, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए कई माहिर डॉक्टरों का ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ ज़ाती इख्तलाफ की बुनियाद पर एक अनोखा ऑपरेशन किया जा रहा था।